गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा था कल? आक्रमण के कारण? किसके आक्रमण के कारण? कहां पे अटैक किया उसने? कब किया था? उससे पहले उसका चाचा आक्रमण करके गया था, जलालुद्दीन खिलजी। उसने कितने आक्रमण किए थे? 2 आक्रमण किए थे। कब कब किए? और जब पार नहीं पड़ी तो उसने क्या कहा? 10 किलों को तो मुसलमान के बाल के बराबर ही नहीं समझता। अमीर खुसरो ऐसा अपनी कौन सी किताब में लिखता है? मिफ्ताहुल फुतूह। अमीर वो राजा था जिसने कितने में से कितने युद्ध जीते थे? मेवाड़ के कौन से राजा को हराया? आबू के और धारा नगरी के। अमीर को उसके पिता ने जीवन काल में राजा बना दिया था। जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने कितने साल तक राज किया था? 32 साल तक राज किया था। नासिरुद्दीन महमूद के खिलाफ कौन लड़ा था? कौन लड़ा था? वाघभट। वीर नारायण किसके खिलाफ लड़ता मारा गया था? और रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना किसने की थी? कब की थी? गोविंदराज पहले कहां का राजा बना था? अजमेर। किसके अधीनता स्वीकार कर लेता है? इसलिए उसके चाचा ने भगा दिया था। चाचा कौन था? हरिराज था। हरिराज ने कौन सा सेनापति दिल्ली पर भेजा? लेकिन वह हार गया। तो दिल्ली की तरफ से कौन अटैक करता है इधर? और उसने हरिराज को, तो हरिराज ने क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली थी हरिराज ने। अच्छा, हम उससे पहले पढ़ रहे थे पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान का बारे में हम पढ़ रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान को 2 चाचाओं का विद्रोह दबाता है। कौन कौन से? चचेरे भाई नागार्जुन और अपरगांगे। और नागार्जुन ने अपनी राजधानी कहां बना ली थी? एक जनजाति का विद्रोह दबाया था उस भंडारक जनजाति। कब? कौन कौन से इलाकों में? अलवर और भरतपुर। ऐसा एक जैन राइटर बताता है, जिनपति सूरी। महोबा का युद्ध कब हुआ था? पृथ्वीराज किसको हराता है? परमादिदेव चंदेल के सेनापति कौन कौन थे? आला और उदल थे। और इस युद्ध के बाद महोबा की जिम्मेदारी किसको सौंप दी गई थी? अच्छा, नागौर का युद्ध किस किसके बीच में हुआ? भीमसेन चालुक्य और पृथ्वीराज, क्योंकि दोनों अपने साम्राज्य का, चौहान और चालुक्यों में लंबे समय से, और दोनों आबू की परमार राजकुमारी, और उसका विवाह किससे हो गया था? अच्छा, इन दोनों की संधि कौन करवाता है? अच्छा, कन्नौज के कौन से राजा के साथ पंगे चल रहे हैं? क्योंकि दोनों कहां पे कब्जा करना चाहते हैं? और चंदेलों की सहायता कौन कर रहा है? जयचंद कर रहा है। और जयचंद की बेटी का नाम क्या है? इस प्रेम कहानी को स्वीकार कौन करता है? अपनी कौन सी किताब में? तराइन का पहला युद्ध कब होता है? 1151। इसके अंदर कौन जीता? पृथ्वीराज जीता। किसको हराया? ये युद्ध हुआ क्योंकि गौरी अपने साम्राज्य का, चौहानों और गजनी के राजाओं में लंबे समय से, और गौरी ने उसी टाइम एक जगह कब्जा कर लिया था। तब आज का, आज के बठिंडा पे उसने कब्जा कर लिया था। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि गौरी को इस युद्ध में घायल कर देता है एक दिल्ली का बंदा। और तराइन के दूसरे युद्ध में कौन जीत गया? गौरी। पृथ्वीराज को कहां से पकड़ा गया और उसे मार दिया गया? कौन कहता? उसने कुछ दिन अधीन राज किया था। हसन निजामी अपनी कौन सी किताब में ऐसा कहता है? तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज हार गया क्योंकि उसके पड़ोसी राज्यों के साथ, इसलिए किसी भी राजा ने उसकी सहायता, उसकी सेना गौरी के मुकाबले, क्योंकि उसके अधिकतर सेनापति अन्य युद्धों में व्यस्त थे। उसने गौरी को युद्ध की तैयारी का, गौरी एक अच्छा सेनापति था, उसने अपनी, अच्छा, तुर्कों ने किसका प्रयोग किया और राजपूतों के पास क्या थे? तुर्कों के पास राजपूतों की तुलना में, अच्छा, राजपूत हार गया, पृथ्वीराज हार गया, तो गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना, राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। और पृथ्वीराज के बाद कोई भी राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार, भारत में कैसे शासन का सिलसिला प्रारंभ हुआ जो कब तक चलता रहा, और हमारी कला और संस्कृति पर कैसे प्रभाव आए? सकारात्मक प्रभाव था कि मिली-जुली कल्चर आई इंडो इस्लाम, जिसके प्रभाव कहां कहां देखे गए? स्थापत्य कला, साहित्य, संगीत और चित्रकला। धार्मिक क्षेत्र में 2 आंदोलन शुरू होते हैं, सूफी और भक्ति। नकारात्मक यह था कि हिंदुओं के मंदिर और बौद्धों के मठ तोड़े गए, जिसे कला संस्कृति का, और 1200 ईस्वी के बाद बौद्ध संस्कृति लगभग और विद्या के केंद्र नष्ट किए गए, जिसे शिक्षा को भी पतन हुआ था। उसके बाद हम उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ रहे थे। एक डिपार्टमेंट बनाया था, कला एवं संस्कृति। उसके मंत्री जी कौन थे? पद्मनाभ उसके मंत्री जी थे। अच्छा, और पढ़ा था कि उसके दरबार में उसने किले का निर्माण करवाया था, पिथौरागढ़। चंद्रप्रदाय की किताब, जयानक की किताब, अन्य 3 विद्वान वी नाम वाले हैं, बागेश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़ और विश्वरूप। एक और बंदा बचा, आसाधर उसके दरबार के अंदर था। अच्छा, उसका मूल्यांकन पढ़ रहे थे हम कि उस पर 2 आरोप लगाए जाते हैं। बताओ कौन कौन से? अपरिपक्व सेनापति और अदूरदर्शी राजा। लेकिन हम कहते हैं कि ये आरोप सही नहीं, क्योंकि तराइन के दूसरे युद्ध से पहले किसी युद्ध में हारा, इसलिए अपरिपक्व सेनापति तो नहीं कहा जा सकता। और भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना और माफी मांगने पर दुश्मन को, उस समय की भारतीय संस्कृति के, और वह आदमी अपने उन्हीं आदर्शों का पालन कर, हालांकि उसकी हार भारत की गुलामी का मार्ग खोल के रख देती है, लेकिन फिर भी उसके महत्व को नजरअंदाज। अच्छा, उसकी उपाधि हम बताओ, नहीं बताई थी? लिख लो पृथ्वीराज की उपाधि। 2 नाम लिखने, कहीं लिख। पृथ्वीराज की उपाधियां। कौन सा किला बनाया था उसने? देखो, मैंने बताया था राजाओं को बोलते राय, है ना, इसलिए जमस्टोड राजस्थान को क्या लिखता है? रायथान। पढ़ा था ना? तो एक तो उपाधि राय पिथौरा का राजा। पृथ्वीराज की उपाधियां लिखना ना,
और एक लिख लो दल पुंगल। टाइटल्स ऑफ पृथ्वीराज। दल का मतलब होता है सेना। दल का मतलब क्या होता है? पुंगल का मतलब जीतने वाला। जो सेनाओं को जीत ले उसको दल पुंगल, जो युद्ध जीत ले उसको दल पुंगल। टाइटल्स ऑफ पृथ्वीराज क्या क्या बोलो देखे दोनों? राय पिथौरा और दल पुंगल। लिख लिया? राय पिथौरा और दल पुंगल। पुराने वाला तो याद हो गया होगा, ज्यादा पुराने वाला तो आगे बढ़ू बोले? चलो ठीक। 4-5 दिन का पुराने वाला रिवीजन कर लिया करो डेली। 3 दिन का यूं बांध लो, भाई पिछले 3 दिन में जो पढ़ा है वो डेली पढ़ेंगे घर पे, है ना? फिर वो 3-3 दिन का रिवीजन खूब होता है, बाद में पीछे वाला याद होता रहेगा। बाद में कभी टेस्ट वेस्ट होगा तो पीछे वाला का रिवीजन और हो जाएगा। बाकी 3 दिन का तो डेली पढ़ना है। आज वाला पढ़ना, कल वाला पढ़ना, परसों वाला पढ़ना, फिर अगले दिन फिर आज वाला पढ़ना, कल वाला, फिर एक जो चैप्टर होगा उसका कितनी बार रिवीजन हो जाएगा? 3। इतने भूंगल थोड़ी है 3 बार पढ़ने के बाद ही भूल जाए, फिर याद हो जाता है यार। फिर एक बार मैं पूछ लेता हूं तो ये भी चौथी बार रिवीजन ही होता है। एक बार आप पढ़ के तो एक बार मैं पूछ लेता हूं आपसे। अच्छा तो क्या लिखवा दिया लास्ट में मुझे बताओगे? अच्छा आक्रमण के कारण 2 बताए थे। एक बताया था कि अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता है। एक हमने कहा रणथंभौर किले की वो लोकेशन बहुत शानदार है, और दिल्ली से मालवा जाओ या दिल्ली से गुजरात जाओ तो बीच में कौन सा किला आता है? रणथंभौर। इसलिए कोई भी चाहेगा कि रणथंभौर पे कब्जा करके मालवा को भी कंट्रोल कर ले और किसको कंट्रोल कर ले? गुजरात। रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ के किलों में एक और बड़ी जोरदार बात है, दोनों किले बहुत ऊंचे बने हुए थे, इसलिए जल्दी से दुश्मन इन किलों में घुसे। और हम देख रहे हैं कि जलालुद्दीन खिलजी को यहां तक कहना पड़ गया था कि मैं से 10 किलो को मुसलमान के बाल के बराबर भी, इसका मतलब किला जीतना संभव, तभी वैसी लाइनें बोल रहा है। इसका मतलब चित्तौड़, अलाउद्दीन जानता है कि चित्तौड़ का किला और रणथंभौर का किला ऐसी जगह पे जहां पे बैठ के युद्ध किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ये वो दिन थे जब दिल्ली पे मंगोलों के अटैक हो रहे थे। किसके अटैक हो रहे थे? मंगोलिया के रहने वाली एक दुर्धर्ष जाति थी, एक योद्धा जाति, और मंगोल लगातार अटैक कर रहे थे और तुर्कों की हालत खराब थी। मंगोलों के जब जी में आ रही थी तुर्कों को पीट पीट के जा रहे थे, और अलाउद्दीन के आसपास में मंगोलों ने एक बार दिल्ली घेर ली थी। अलाउद्दीन ने जैसे तैसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के रुपए देके मंगोलों को वापस भेजा था कि यार तुम मेरी दिल्ली मत लूट लेना। तो अलाउद्दीन को लगता था चले गए ठीक है इस बार, तो क्या पता अगली बार दिल्ली में घुस जाए, तो मेरे पास कोई ऐसी जगह तो जहां पे मैं जाके बैठ जाऊं ताकि वहां पर अपना बचाव कर सकूं। तो युद्ध की दृष्टि से अच्छे कोई किले अपने नॉर्थ इंडिया में थे, 2 किले। कौन कौन से? रणथंभौर और चित्तौड़। युद्ध की दृष्टि से जो चीजें होती है उनको बोलते हैं सामरिक। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक। समर का मतलब होता है युद्ध। समर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब चित्तौड़ के किले का कैसा महत्व है, रणथंभौर के किले का कैसा महत्व है। इसलिए कोई भी आदमी चाहेगा कि वो रणथंभौर पे कब्जा कर ले ताकि यहां पे बैठ के युद्ध की दृष्टि से अच्छी तरीके से अपना क्या किया जा सकता है? बचाओ। बोले बड़ी बात। लिखो 3 नंबर लिख लो। यहां कहां लिखेगा तुम? ये बीच में क्यों लिखे? किसकी उपाधियां ये? इनको बॉक्स में बंद कर दोनों। तो ये क्या लिखा इधर? तो बॉक्स में बंद कर इसको, कोई बात नहीं, लिख लिया, अलग से बॉक्स में बंद कर। इस पूरे को जो लिखी है उपाधि, इस पूरे पर घेरा लगा। इसका ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहा है? अब 3 नंबर लिखो। रणथंभौर का किला अपने सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। रणथंभौर फोर्ट वॉज फेमस फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। रणथंभौर का किला अपने सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। रणथंभौर फोर्ट वॉज फेमस फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। रणथंभौर का किला अपने सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। रणथंभौर फोर्ट वॉज फेमस फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। 3 बातें होगी। पहली बात है अलाउद्दीन को साम्राज्य का विस्तार करना है। दूसरी बात है किला ऐसी जगह पे जहां पे ट्रेड कंट्रोल हो सकता है। तीसरी बात है किला ऐसी जगह पे बना जहां पे बैठ के युद्ध किया जा सकता है। बस फिर एक सिंपल सी बात है कि अलाउद्दीन का चाचा यहां पे 2 बार हार के गया है, तो कोई आदमी चाहेगा ना कि दादा का, बाप का, भाई का बदला तो ले जाके। तो अलाउद्दीन फैजल बना हुआ था इन दिनों में। लिखो अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी की विफलता का बदला लेना चाहता था। अलाउद्दीन वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ फेलियर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी की विफलता का बदला लेना चाहता था। वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ फेलियर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की विफलता का बदला लेना चाहता था। वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ फेलियर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। समझ आओगे ना कैसे? 2 बार वो हार के गया था, उसको लगा यार ये तो कंट्रोल करना पड़ेगा इन लोगों को। एक और सुनो, देखो मैंने अभी बताया आपको कि ये वो दिन थे जब दिल्ली पे किसके अटैक हो रहे थे, और मंगोलों का ऐसा ही एक अटैक हुआ था 1296 में, 1296 में। कब अटैक हुआ था? तब अलाउद्दीन राजा नहीं था, तब जलालुद्दीन राजा था। और जलालुद्दीन के टाइम में 1296 में मंगोलों ने एक बहुत बड़ा अटैक किया, लेकिन जलालुद्दीन जीत गया।
आपस में लड़ाई भी और इसके अंदर जीता कौन? जीतने के बाद उसने 4000 मंगोल गिरफ्तार कर लिए। कितने मंगोल गिरफ्तार किए? और उसने मंगोलों को ऑप्शन दिया, या तो मुसलमान बन जाओ वरना सबको मारूंगा। तो उन्होंने कहा मुसलमान। तो 4000 मंगोल यहां पे क्या बन गए? बाकायदा दिल्ली में इन लोगों के लिए कॉलोनी है पूरी, मंगोलपुरी। आज भी है मंगोलपुरी। इन 4000 मंगोलों के लिए बनाई गई थी मंगोलपुरी। और इन 4000 मंगोलों को कहा गया नए मुसलमान। क्या कहा गया? नए नए मुसलमान बने थे, नए मुसलमान। अब जलालुद्दीन तो मर गया। 1299 में अलाउद्दीन ने अटैक किया गुजरात पे। कहां पे अटैक करता है? गुजरात। मैंने बताया था पैसे वाली जगह से टैक्स लेना, आपको लेना है तो गुजरात पे अटैक कर दिया। और गुजरात को ढंग से लूटा, मंदिर वंदिर तोड़े, ढंग से लूटा उसको। जब गुजरात को लूट लिया तो लूटने के बाद लूट के धन का बंटवारा कर रहे थे। भाई सेनापति को 20,000 दे दो, इसको 15,000 दे दो, इसको 20,000 दे दो। तो ये मंगोल भी लड़ने के लिए गए थे। ये जो मंगोल यहां पर नए मुसलमान बन गए थे, ये भी गुजरात लड़ने के लिए गए। इनके दो नेता हुआ करते। एक नेता का नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? एक नेता का नाम था के हब्रू। कौन कौन दो नेता बताओ देखिए? किसके नेता है? मंगोलों के। जो नए नए मुसलमान बने मंगोल, उनके दो नेता है। किसके साथ लड़ने के लिए गए? अलाउद्दीन खिलजी। कहां पे लड़ने के लिए गए? वहां जब धन का बंटवारा कर रहे तो इनको धन कम मिला। जैसे मान लो अपने बाकी सेनापतियों को 20-20 हजार रुपए दिए, तो मंगोलों को कितने रुपए दे दिए? 10,000 रुपए दे दिए। अब ये अपने कैंप में बैठे हुए, अलाउद्दीन का नौकर गया और नौकर ने जाकर, लो भाई सुल्तान ने 10,000 रुपए भेजे। उसने 10 क्यों यार? बाकियों को जब 20-20 मिल रहे हैं तो हमें 10 क्यों मिलेंगे? आधे क्यों मिलेंगे? हम कौन से लड़े नहीं थे? हम भी उतना ही लड़े जितने तुम्हारे सेनापति लड़े। उसने, मुझे नहीं पता, सुल्तान ने इतने भेजे। तो उनके मन में यह आया कि यार अलाउद्दीन अपने पे विश्वास नहीं करता। और अलाउद्दीन को यह लग रहा है कि ये तो मुसलमान तो है नहीं, 3 साल पहले तो ये मंगोल थे सारे के सारे, नए नए मुसलमान बने, इसलिए अपने पे विश्वास नहीं है, या अपने साथ उतनी दोस्ती पक्की नहीं है, इसलिए अलाउद्दीन अपने को रुपए ज्यादा नहीं दे। तो उन्होंने कहा तेरे सुल्तान को कहना कि इतनी भूख है तो 10,000 रख ले, और हमें 10,000 की भी आवश्यकता नहीं। और उन्होंने वो भी नहीं ली, वापस भेज दिए। कुल मिला के बात सीधी सी है कि सुल्तान ने कुछ भेजा आपके पास, आपने मना कर दिया, यह सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन है। और आज्ञा के उल्लंघन का एक ही मतलब होता था, सजाए मौत। जानते ये दोनों ही थे कि रुपए भेजे, अब अलाउद्दीन की सेना आएगी, पकड़ के ले जाएगी, 4 मिनट में काट के रख देगी। तो इनको लगा अब क्या किया जाए, तो ये दोनों भाग गए वहां से। अब भाग के कहां पे जाए? तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है। इन दिनों नया नया खिलजियों का दुश्मन कौन था? हमीर। और ये हमीर के पास आ गए और हमीर को आके भाई हमीर, ऐसे ऐसे हमारी अलाउद्दीन के साथ में लड़ाई हो गई और हम तेरे पास आ गए, क्या तू हमें रख सकता है? शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का आदर्श माना जाता था। शरणागत कोई है उसको बिठा के रखो। तो कहा हाँ साहब कर लूंगा, बैठ जाओ। उन्होंने बेचारों फिर कहा कि देख ले यार, अलाउद्दीन से पंगा लेना, ये नहीं हो तेरे मामला कहीं बिगड़ जाए। उसने कहा जो होगा वो होगा, तुम तो बैठो रहे। तो उसने अलाउद्दीन के 2 विद्रोहियों को शरण दे दी। कौन कौन 2 विद्रोही है? मोहम्मद शाह और क्या? अलाउद्दीन को पता चला इस बात का। अलाउद्दीन ने अमीर के पास मैसेज किया कि भाई मेरे 2 बंदे तेरे पास है, चुपचाप वापस भेज दे उनको। अमीर ने कहा नहीं, ये अब मेरे शरणागत है और शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का आदर्श है और ये मेरे पास ही रहेंगे। अलाउद्दीन ने कहा देख सेंटी नहीं होते ऐसे, और वापस भेज दिया। यार क्या करेगा तू इनका? उसने वापस कहा कि नहीं, मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं, फिर तो खुद की भी नहीं सुनता। तो फिर अलाउद्दीन ने कहा तो ठीक है, फिर लड़ाई कर लेते हैं। ठीक है लड़ाई कर लो। तो इसका इमीडिएट कोर्स, तात्कालिक कारण यदि कोई था लड़ाई का, तो वो ये था कि हमीर ने उसके 2 मंगोल विद्रोहियों को शरण दे दी थी। मंगोल विद्रोही कौन कौन है? वो 2 मोहम्मद शाह और 5 नंबर लगाओ और लिखो तात्कालिक कारण, इमीडिएट कोर्स। 5 नंबर लगा के लिखो तात्कालिक कारण, इमीडिएट कोर्स। और लिखो इसके आगे डैश लगा के लिखो, हमीर ने अलाउद्दीन के विद्रोहियों को शरण दी थी। हमीर गेव शेल्टर टू रिबेल्स ऑफ अलाउद्दीन। हमीर ने अलाउद्दीन के विद्रोहियों को शरण दी थी। हमीर गेव शेल्टर टू रिबेल्स ऑफ अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के विद्रोहियों को शरण दी थी। गेव शेल्टर टू रिबेल्स ऑफ अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के विद्रोहियों को सर, कोष्टक में नाम लिख लो दोनों के, मोहम्मद शाह और के हब्रू। कौन कौन 2 बंदे जिनको शरण दी गई बताओ देखे? एक बंदे का नाम है मोहम्मद शाह और एक बंदे का नाम क्या है? के हब्रू। अलाउद्दीन के इन दोनों से थोड़ा तंग चल ही रहा था। एक तो लूट वाला मामला, अगर उससे पहले अलाउद्दीन के पास में खबरें थी थोड़ी कि अलाउद्दीन की एक रानी थी जिसका नाम था चिमना। क्या नाम था? चिमना बेगम नाम करके एक बेगम हुआ करती। अलाउद्दीन के पास पूरी न्यूज थी। तो अलाउद्दीन कह ही रहा था कि यार तुम्हें मैं कितने भी पैसे दे दूंगा, तुम मेरे पैसे से मेरे घर गिफ्ट भेज देते हो। तो उसने कहा रहने दो, अपने मामला ही नहीं। तो फिर इस चक्कर में लड़ाई हो गई। क्या क्या कारण हो गए? अलाउद्दीन साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, रणथंभौर के किले पे कब्जा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो सामरिक महत्व से भी अच्छा और व्यापारिक महत्व से भी अच्छा। वो अपने चाचा की हार का बदला लेना चाहता है। इमीडिएट कोज ये बन गया। ये कारण तो थे ही पहले से। एक कारण उसको मौका ये मिल गया कि मोहम्मद शाह के हबरू को हमीर क्या दे देता है? शरण। और ये दोनों किसके खिलाफ विद्रोह करके भागे? अलाउद्दीन। किसके खिलाफ? अलाउद्दीन। तो उसने यहां पर अटैक कर दिया। हाँ, जलालुद्दीन को अलाउद्दीन ने मारा था, तो भी बदला तो ले
सुल्तान का बदला तो लिया जाए। हाँ, मारना छोटी सी बात हुआ करती थी। मार तो जगदेव ने अरुणराज को सल्टा दिया था। तो मुझे कई बार बड़ा जोरदार लगता है कि पहले वाले टाइम के अंदर बापू ने बेटे को मार लिया, बेटे ने बापू को मार लिया, चाचा भतीजे को मार ले, साला बहनोई को मार ले, बहनोई साले को मार ले, और फिर भी डोकरे अपने कहते हैं पहला वो टाइम चौखो। फिर क्या अच्छा था, रात को पापा के पास सो रहे डर लग रहा है सल्टा ना दे। अब कम से कम पापा के पास होते हुए ये डर तो नहीं लगता, पापा को अपने से लग रहा है कि छोरा जवान तो हो रहा है, एक लठ के अंदर ही सल्टा देगा बाद में। तो पहले वाला टाइम अच्छा नहीं था, टाइम अब वाला अच्छा है, आने वाला टाइम और अच्छा होगा, उससे आने वाला टाइम और अच्छा। हर आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट है, और आने वाला टाइम उत्तरोत्तर और प्रगति करेगा, ज्यादा इंटेलिजेंट लोग आएंगे, ज्यादा बुद्धिमान लोग होंगे, दुनिया का और विकास करेंगे। इसलिए कई बार मैं तो इनसे कभी लोड नहीं लेता। कई बार कहते ना आने वाले टाइम में दुनिया सब ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये सब हो जाएगा, मगर यार आने वाले टाइम में लोग इतने इंटेलिजेंट आएंगे कि उन सब चीजों का हल निकाल लेंगे। कि आने वाले टाइम में जनसंख्या बढ़ जाएगी, अनाज बचेगा नहीं, किसको चाहिए अनाज? नैनो टेक्नोलॉजी आएगी, एक चावल का दाना खाओगे 3 दिन भूख नहीं। अपने आप नई पीढ़ी आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। जब चीजें पड़ेगी आपके ऊपर आके तब सब चीजों के हल निकल जाए। फिर कोई आता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, सारे के सारे, अच्छी बात है, पिघलेंगे तो जिनके पास ग्लेशियर है चिंता वो करे, अपने तो पिघलेंगे तो हवा थोड़ी ठंडी आएगी अपनी तरफ, अपने ग्लेशियर का कोई फर्क पड़ना है नहीं, तो अपने क्यों लोड लेना फालतू में ग्लेशियर का, इतने लोड मत लिया करो अपने भी। आने वाला टाइम अच्छा आएगा, पहले वाला टाइम अच्छा, ये कल नॉस्टैल्जिया में जीने की बातें हैं। जब अक्सर हम बात करते हैं नहीं कोई गांव में डोकरे बैठ के वैसी बातें करेंगे, नहीं कि पहले वाला टाइम, वरना आप राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक किसी भी रूप से देख लो, पहले वाला टाइम किसी भी तुलना में अच्छा। राजनीतिक रूप से पहले हुआ करता था राजतंत्र, अब क्या है लोक, और लोकतंत्र हमेशा राजतंत्र की अपेक्षा अच्छा। लोकतंत्र कभी भी राजतंत्र से खराब। मुझे याद है मैं किसी क्लास में 2-3 साल पहले की बात है, यूं कोई पढ़ा रहा था तो ये बात आई, तो मैं थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल गया, और मैंने कहा कि यार अच्छे से अच्छा राजतंत्र भी बुरे से बुरे लोकतंत्र से अच्छा नहीं हो सकता। स्टूडेंट एक खड़े हुए, उन्होंने कहा सर अभी तक मत बोलो, ये कोई थोड़ी होता है कि साहब राजतंत्र कितना भी अच्छा और लोकतंत्र कितना भी खराब हो तो भी लोकतंत्र अच्छा होता है। सर लोकतंत्र में 100 कमियां है और राजतंत्र में भी 100 अच्छाइयां होती है। मैंने कहा बात तो सही है, मैं अपने शब्दों को वापस ले लेता हूं, और मुझे इतना एक्सट्रीम नहीं बोलना चाहिए था, चलो जो आपने बात की वो मान लेता हूं, क्या राजतंत्र भी थोड़े ठीक ही होते हैं और लोकतंत्र भी थोड़े खराब होते हैं। पर मैंने कहा मैंने एक लाइन बोली चेयर पे बैठ के कि अच्छे से अच्छा राजतंत्र भी बुरे से बुरे लोकतंत्र से अच्छा नहीं हो सकता। और आप हाथों हाथ खड़े हुए और आपने खड़े होकर सर आपकी बात गलत है। ये खड़ा होना केवल लोकतंत्र देता है। ये जो ताकत थी कि मेरे बोलते आप हाथों हाथ खड़े हो गए और खड़े होकर आपने कहा कि सर आपकी बात गलत है, ऐसा डेमोक्रेसी में संभव है। वरना अभी राजतंत्र होता, मैं राजा वाली चेयर पे होता, मैं जीभ काट लेता आपकी। आप मेरे खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? ऐसे आप सामने खड़े होकर बोल जाओ, फिर यूं हंसने लगे तो हंसने लगे आप। पर मगर यार राजतंत्र होता तो ये कोचिंग भी पता नहीं होती कि नहीं होती, मैं आपको पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता। तो स्टूडेंट फिर को मजाक करने लगे, तो सर फिर आप क्या करते? मैं हमारे बीकानेर में जूनागढ़ के आगे भाला लेके खड़ा रहता, आप अपने अपने किलों के आगे भाले लेके खड़े रहते। और तो क्या होता है, राजा का ऑर्डर आता, कभी आक्रमण, जाते वीर गति को प्राप्त होते, कहीं पे पीछे होती तो कोई वो सती होती रहती अपने आप ही बात। और तो क्या क्या किया जा सकता था? आर्थिक रूप से पहले खाने के दाने नहीं थे, बटकों से आज ही पूछ लो तो वैसी बातें हैं कि सब अकाल पड़ा था तब खेजड़ी की छाल को पीस पीस के पी गए थे। अब कम से कम भूख से तो नहीं मरे हैं, सुबह शाम रोटड़ी तो मिली जाती है। सामाजिक रूप से भेदभाव ज्यादा था, सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा हुआ करता था, जातियों के बीच का भेदभाव बहुत ज्यादा हुआ करता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, भले थोड़ा ही कम हुआ लेकिन कमी आई। धार्मिक रूप से मेरे तो यह भी बात कभी नहीं समझ में आई, जब कोई भी आजकल आकर देता, आजकल हिंदू मुस्लिम के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरियां बढ़ रही, आजकल अब तो दूरियां खत्म हो गई। आज के 3 पीढ़ी पहले आपस में एक दूसरे के घर पे खाना पीना नहीं था, आज की 4 पीढ़ी पहले हिंदू मुसलमान आपस में युद्ध कर रहे थे, युद्ध, अब तो दंगा ही है। इससे पहले डायरेक्ट युद्ध ही है, इधर से तोप लेके हुआ है उधर से तोप लेके हुआ है, डायरेक्ट युद्ध हुए साहब। अब तो आपके फिर भी एक दूसरे के, मुसलमानों के दोस्त हिंदू मिलेंगे, हिंदुओं के दोस्त वो मिल जाएंगे, पहले नहीं था। गांव की वास्तविक सिचुएशन का भी पता करके देखो, एक दूसरे घर पे खाना भी खाते थे क्या? खाना भी पॉसिबल नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम उनके बर्तनों में नहीं खा रही, हमारे बर्तनों में नहीं खाए, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आई है। आने वाले टाइम में ये कमी और दिखाई देगी आपको। तो पहले वाला टाइम अच्छा नहीं था, टाइम कौन सा अच्छा है? आने वाला टाइम और अच्छा है, उससे आने वाला टाइम और अच्छा है। तो ये 2 चीजें मेरे कभी नहीं समझ में, एक तो ये, एक कोई आगे का देता है गांव अच्छे होते हैं और शहर बुरे होते हैं। शहर अच्छे हैं, हर तुलना से शहर अच्छे हैं, गांव किसी भी तरीके से अच्छे नहीं हो सकते। ये नॉस्टैल्जिया है, हम चूंकि गांव के अंदर रहे हुए हैं इसलिए अपने को लगता है नहीं साहब गांव गांव है, लगता है मेरे को मैं गांव गांव है, वहां कुछ ही नहीं है, इसलिए सारे भाग भाग के शहर आ रहे हैं।
इसलिए कोई गांव के अंदर रहना नहीं चाहता। शहर हर तरीके से आपको मजबूत करता है, गांव कभी भी आपको मजबूत नहीं कर पाएगा। पर यह है, कुछ चीजें अपनी धारणा में यूं बसी हुई रहती है। मैं खुद भी 10-12 साल हो गए जयपुर रहते हुए, कभी गांव जाता हूं, दादाजी के पास में आस पड़ोस वाले कोई बैठे रहते हैं, देख के वो भी आ ही जाते हैं, अरे तू कब आया, तू कब आया, मैं तो अभी आया था, अरे आजकल तो आता ही नहीं, छुट्टियां होती है तो भी नहीं आता। तो मैं हाँ टाइम नहीं मिलता, क्लासे व्लासे रहती है। वैसे भले ही तू जयपुर जाके रहने लग गया, पर तेरे गांव की याद तो खूब आती होगी। तो मैं उनको तो ये कहता हूँ, हाँ मिस करता रहता हूँ आपको। बाकी मैं मन ही मन सोचता हूँ कि मरे नहीं आती मेरे को यार। तुम्हारे यहाँ 55 डिग्री का तापमान है, बाफन बढ़ जाए आदमी की। ढंग से अच्छे दिन आए, भले दिन आए, ढंग से रहने दो, क्यों बुलाना है गांव। सुबह शाम बाजरे की रोटियां खा खा के छिल जाते हैं यहाँ से। ये गेहूं के फल के अब जाके मिलने लगे। मैं हमेशा हंसता ही हूं कि यहाँ पे यूं शादियों के अंदर ऐसी बातें होती है, या कोई आदमी यहाँ पे कहता है चलो यार बाजरे की रोटी खाते हैं, सांगरी की सब्जी खाते हैं। बोलता है सांगरी की सब्जी को कैसे खा सकता है, क्योंकि गांव में सांगरी की सब्जी वाली रुत में जब सांगरी आती है तो 1 महीने तक मम्मी सांगरी बनाती है। सुबह सांगरी, शाम को सांगरी, सुबह सांगरी, शाम को सांगरी। महीने भर बाद मम्मी के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, तू मिर्चों की चटनी खिला, सांगरी नहीं खाऊंगा मैं। इसलिए मैं किसी शादी में जाता हूं तो वहां सांगरी वाली सब्जी को सबसे पहले साइड में करता हूं कि मैं और कुछ भी खा लूंगा यहाँ पे, लेकिन सांगरी नहीं खाई जाएगी। शहर वाले क्या होते हैं कि 12 महीने में 1 बार खाते हैं, इसलिए उनको मजे आते हैं। अरे सांगरी भी क्या होती है, तो सांगरी के भाव बढ़िया 1200 रुपए किलो मिलती है, 1000 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो। शादियों के अंदर सांगरी की सब्जी जिसके बन जाए मतलब वो अमीर आदमी। और लोग तारीफ करते हैं, अरे क्या पैसे लगाए थे बेटी की शादी में, कैसे, तो सांगरी की सब्जी बनाई थी। मैं लिटरली कहता हूं गांव में यदि किसी की बारात आए और वहां पे सांगरी की सब्जी हो, बारात वाले दूर फेंक के जाए, शर्म नहीं है तुम्हें, सांगरियां खिला देते हैं बैठे बैठे। तो ये नॉस्टैल्जिया में नहीं जीने अपने यूं फालतू में। तो क्या लिखा, हाँ कारण हो गए, आगे लिखो। देख उधर से सेना आक्रमण करने के लिए, सुनना एक बार थोड़ी सी बात फिर लिखते हैं। सेनापति, भाई अलाउद्दीन की तरफ से सेनापति कौन है और हमीर की तरफ से सेनापति कौन है, सेनापतियों के नाम लिखते हैं अपने। हेडिंग डालो कमांडर्स, लाइन चेंज करके ना, कारण हो गए उसके आगे लिखना अलाउद्दीन के सेनापति और हमीर के सेनापति। अलाउद्दीन वाले ज्यादा याद रखना भाई, ये सवाल पूछते हैं यहां से तो अपने याद रहना चाहिए। नुसरत खान, उलूग खान, अलप खान, और इधर हमीर की तरफ से थे भीम सिंह और धर्म सिंह। उतार लो, जैसे मैंने उतारे ना एग्जैक्टली वैसे उतार लो। कौन कौन सेनापति बताओ देखे। अलाउद्दीन के कौन कौन है, नुसरत खान, उलूग खान और अलप खान, है ना, इनके स्टार लगाओ। ये अलाउद्दीन के 4 खान थे, मिडिवल पढ़ोगे तो और पढ़ोगे, एक खान और हुआ करता जफर खान। कौन था, हम तो कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं किसके दरबार में 4 खान सेनापति थे, तो 4 खान सेनापति कौन थे, नुसरत खान, उलूग खान, अलप खान, है ना, 3 अपने एक बार 3 याद रखो, जफर खान उधर पढ़ लेना। खान है ना पोस्ट हुआ करती थी, खान हर कोई नहीं लगा सकता नाम के आगे। खान का मतलब होता है सर्वोच्च कमांडर, सुप्रीम कमांडर जो हुआ करता है वो नाम क्या लगाता था, खान। बाद में क्या होता है धीरे धीरे तो वो टाइटल जो होते हैं अपने जाति के रूप में लगाने लग जाते हैं, बाकी खान का मतलब सबसे बड़ा कमांडर हुआ करता था। तो कौन कौन से 3 खान आए उसकी तरफ से बताओ देखे, नुसरत खान, उलूग खान और अलप खान। इधर से शुरुआत की लड़ाई में दोनों मरे थे, इधर से नुसरत खान मरा था, इधर से कौन मरा था, भीम सिंह। तो भीम सिंह तो फिर भी नहीं पूछते, ये क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ कि अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति रणथंभोर आक्रमण में काम आ गया था, कौन सा सेनापति है, स्टार लगा नीचे लिखो अपने। नुसरत खान तथा भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। नुसरत खान एंड भीम सिंह डाइड वाइल फाइटिंग। नुसरत खान तथा भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। नुसरत खान एंड भीम सिंह डाइड वाइल फाइटिंग। नुसरत खान तथा भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। नुसरत खान एंड भीम सिंह डाइड वाइल फाइटिंग। नुसरत खान वाले के स्टार लगा लेना, नीचे अंडरलाइन करना उसको, वहां से सवाल निकलेगा। अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति रणथंभोर घेरे में लड़ता हुआ मारा गया था, तो कौन सा सेनापति है, नुसरत खान। अलाउद्दीन को समाचार मिले कि साहब तुम्हारी सेना गई और तुम्हारा सबसे अच्छा कमांडर मर गया, तो अलाउद्दीन का मैं खुद आ रहा हूं, चिंता मत करो तुम। अब पहले अलाउद्दीन खुद नहीं आया था, पहले सेनापति भेजे, अब अलाउद्दीन खुद आ गया और किले के नीचे घेरा डाल के बैठ गया। पर नीचे बैठने से तो क्या होगा, ऊपर जो बैठा है उसकी लोकेशन ठीक है, तो उसने जब तेरे चाचा को 2 बार भगा दिया, तेरी पार कैसे पड़ेगी। पर अलाउद्दीन में यूं कब कमीनापन जगीरा की तरह कूट कूट के भरा हुआ था, और उसको लगा यार यदि सीधे सीधे पार नहीं पड़े तो दूसरा तरीका निकालते हैं, और उसने हमीर के 2 बंदों को अपनी साइड में मिलाया, हमीर के 2 बंदों को रिश्वत दी। उन 2 बंदों के नाम थे रणमल और रतिपाल। कौन कौन 2 बंदे, किसके बंदे हैं दोनों,
और रिश्वत देके कौन अपनी तरफ मिला रहा है इनको? अलाउद्दीन। और इसने इन दोनों को कहा, रणमल और रतिपाल को कहा कि रणमल और रतिपाल, मुझे यार तुम किले के अंदर घुसने का रास्ता बता दो कि भाई किला बहुत मजबूत है, यूं टूट के तो अंदर घुस नहीं सकते, कोई तरीका जिससे मैं किले के अंदर घुस पाऊं। यदि मैं किले के अंदर घुस गया तो हमीर को पक्का मार दूंगा, क्योंकि किले की सेना कम और बाहर की सेना ज्यादा, और हमीर को मारने के बाद तुम दोनों को मैं रणथंभौर का राजा बना दूंगा। ये दोनों चक्कर में आ गए। इन्होंने कहा कि हाँ बता देंगे। तो बता क्या तरीका है? तो कहा भाई किले के गेट से अंदर घुसा जा सकता है। उसने कहा मूर्ख है तो मैं भी जानता हूं, पर गेट अगले क्यों खोलेंगे, गेट ये खोलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि गेट तो ये कब खोलेंगे, तुम ये बता दो फिर गेट। तो गेट ये तब खोलेंगे जब किले का स्टॉक खत्म हो जाएगा। किस बात का स्टॉक? पानी और अनाज। जब किले का पानी खत्म हो जाए और किले का अनाज खत्म हो जाए तो भूखे तो मरेंगे नहीं, फिर तो लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो गेट खोलने पड़ेंगे। तो कब तक खत्म हो जाएगा स्टॉक? तो उनका 2-2.5 साल का था। मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे, मजाक मत करो मेरे साथ हूं। तो उनका एक तरीका और है, किले के अंदर सारी पब्लिक हिंदू है, यदि किले का अनाज और किले का पानी खराब कर दिया जाए तो कल ही गेट खोलने पड़ जाएंगे। कैसे खराब कर सकते हैं? कि गाय का खून और गाय की हड्डियां मिला दी जाए। यदि पानी में गाय का खून मिला दिया जाए, अनाज में गाय की हड्डियां मिला दी जाए, इनमें से कोई उस पानी के मुंह नहीं लगाएगा, कोई उस अनाज को खाएगा नहीं, और ये भूखे प्यासे मरने की अपेक्षा बाहर आके लड़ना पसंद करेंगे। ये सरेंडर करेंगे नहीं तुम्हारे सामने किसी भी तरीके से, बाद में कहेंगे कि हम लड़ेंगे, भले जैसे भी लड़े, जितने भी लड़े, फिर लड़ेंगे हम। तो अलाउद्दीन का ये काम कर सकते हो? तो उन्होंने कहा हाँ, तू यदि राजा बनाए तो ये काम कर लेंगे। अलाउद्दीन का पक्का डन, तुम मेरा ये काम कर दो, मैं हमीर को मार के तुम दोनों को क्या बना दूंगा। ये अंदर के आदमी थे, अंदर आते जाते रहते ही थे। कहते हैं कि इन्होंने किले का जो पानी था, तालाब जो था, उसमें गाय का खून मिला दिया ले जाके, और जहां पे अनाज पड़ा हुआ था वहां पे गाय की हड्डियां मिला दी। सुबह सुबह कोई बंदा उठा और उसने जाके देखा कि यार किले के पानी को तो एकदम लाल लाल हो रखा है, पास में गाय कटी हुई पड़ी है, हड्डियां पड़ी है। अनाज की तरफ देखा, उधर भी मामला वही था, और आके हमीर को कहा कि भाई हमीर, न तो पीने के लिए पानी बचा अपने पास, न खाने के लिए क्या बचा है, अनाज। अब भूखे और प्यासे मरे, इससे अच्छा लड़के मरेंगे। तो लड़ाई करने जाओगे तब तो दुश्मन सबको मार देगा, क्योंकि आपकी संख्या 8,000, दुश्मन की संख्या 1 लाख, और 8,000 1 लाख का मुकाबला किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, मरेंगे, सबके सब मरेंगे। तो अगर जो भी होगा वो होगा, पर अब किले के गेट खोले जाए और दुश्मन को बताया जाए कि हम क्या कर सकते हैं। अब जितने ज्यादा दुश्मनों को मारा जा सकता है उतना मारा जाए। अब जीत किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। अब हारेंगे युद्ध, ये तो दिख रहा है, लेकिन हारेंगे तो हारते हुए, मरते हुए भी दुश्मन को तो मजा चखाया जाए। ऐसी लड़ाइयां जिनमें हार निश्चित होती थी, ऐसी लड़ाइयां जिनमें दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इस समय जो युद्ध किया करते हैं उन युद्धों को बोलते हैं साका। क्या बोला करते? रणथंभौर में साका किया गया। अच्छा, साके का मतलब है कि ऐसा युद्ध किया जाएगा जिसके अंदर अपने तो सारे लड़ते हुए मरेंगे, एक भी बंदा जिंदा नहीं। 8,000 1 लाख के सामने कैसे बच सकते हैं? 2 तरीकों से बच सकते हैं, या सरेंडर कर दो या अगलों को मार दो। सरेंडर आपको करना नहीं है, अगले सारे आपके सामने मर नहीं सकते। 1 लाख कैसे भी नहीं मरेंगे, घेर घेर के मार लेंगे आप 8,000 और 16 मार दोगे, 32 मार दोगे। लिमिट भी तो होती है, ये थोड़ी एक आदमी जाके यूं को सबको ही मार देगा वहां पर। मां तुझे सलाम थोड़ी कि सनी देओल पूरी पाकिस्तान की सेना को खत्म करके आ जाए, तो फिर आपको कहीं ना कहीं लिमिट तो होगी, तो आप मरोगे जाके। अब यदि आप लड़ते हुए मारे गए सारे के सारे, और जो कि पक्का है कि आप लड़ते हुए मरोगे, तो घर में कौन बच गया? आपकी महिला। अब लफड़ा एक दूसरा था। अब जो आक्रमणकारी थे वो महिलाओं को देखते ही उठा ले जाते थे, महिलाओं को रेप करके फेंक दिया जाता था, उठा लिया जाता, उनको रखेल बढ़ा लिया जाता, बेच दिया जाता। तो यार ये तो बहुत बुरा तरीका है। इससे पहले भारत में आपस में जब लड़ाइयां होती थी तो महिलाओं और बच्चों को किसी प्रकार के नुकसान हो सकता है, एक राजा दूसरे राजा को मार भी दे लड़ाई के अंदर, उसके राजगद्दी पे कब्जा कर ले, लेकिन महिलाओं बच्चों के साथ नुकसान जो है, महिलाएं सबकी है भाई, जैसे आपकी बहन बेटी है वैसे हमारी बहन बेटी है। अब बोले के अंदर था कि नहीं नहीं, आप वाली तो पक्की हमारी है। अब लफड़ा वो आ रखा था। तो कहा भाई महिलाओं का क्या होगा सब जाके जब बाहर मरेंगे? तो महिलाएं वो जब लड़ाई करने जाते उससे पहले खुद को अग्नि में प्रवेश करवा देती, सारी की सारी आग में जल के मर जाया करती। इस अवस्था को बोलते जोहर। क्या बोलते? वो जब महिलाएं जोहर कर लेती तब सारे पुरुष जो थे केसरिये कपड़े पहनते। कैसे कपड़े पहनते? और केसरिये कपड़े पहन के बाहर लड़ने जाते। अब वो जो बंदा लड़ने के लिए जा रहा है उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य है, ये जो बाहर खड़े हैं इनकी वजह से मेरा पूरा परिवार मर गया, ये जो बाहर खड़े हैं इसकी वजह से आज मुझे मरना पड़ेगा। और ऐसी हालत में आदमी अपनी एकदम लिमिट पे होता है, फिर वो चाहता है कि मैं जितने ज्यादा मार सकूं उतने मार के मरूं। इसलिए साकों के रिजल्ट बड़े खतरनाक है कि 8,000 32,000 को मार के मरे, 38,000 को मार के मरे। और ये आप खुद पे ले लीजिए, ये वैसा ही है कि आप अकेले हैं, सामने से 5 आदमी आ गए और उन 5 ने आपके पूरे परिवार को मार दिया। आप चाहेंगे कि मैं तो मरूंगा पर इनके 2-3 तो लेके मरूं। बस जो सिंपल सी बात हुआ करती। इसलिए साके में 2 बातें होती। क्या क्या होता है? तो जोहर होता है, क्या होता? केसरिया होता। जोहर तो कौन करती? महिला। तो हमीर की एक रानी थी, इसका नाम था रंग देवी। क्या नाम था? रंग देवी नाम करके एक रानी हुआ करती थी। इसने तो जोहर किया, और हमीर चूंकि राजा इसलिए हमीर के नेतृत्व में क्या किया गया? केसरी। ये 1301 की बात है। कब की बात है? और हम कहते हैं कि ये राजस्थान का पहला साका है, राजस्थान का पहला साका है। इस जोहर का वर्णन करता है आपका अमीर खुसरो। कौन वर्णन करता है? अमीर खुसरो ने किताब लिखी है जिस किताब का नाम है खजाइन उल फुतूह है। क्या नाम है?
अमीर खुसरो की वह किताब जो जलालुद्दीन के हमलों के बारे में बताती है वो तो है मिफ्ताह उल फुतूह है। अलाउद्दीन की वह सॉरी अमीर खुसरो की वह किताब जो अलाउद्दीन के हमलों के बारे में बताती है उस किताब का नाम है खजाइन उल फुतूह। क्या नाम है? या इसी किताब का एक नाम हो रहा है तारीख ए अलाई। क्या नाम है? तारीख ए अलाई। अलाई का मतलब अलाउद्दीन, तारीख का मतलब इतिहास। बताया था मैंने, तारीख फरिश्ता, फरिश्ता का इतिहास, तो तारीख अलाई मतलब अलाउद्दीन का इतिहास। तो इस किताब के दो नाम, क्या क्या नाम बताओ देखिए? खजाइन उल फुतूह है या इसी का नाम क्या है? तारीख ए अलाई। किसने लिखी? इसके अंदर वो किसके आक्रमणों का वर्णन करता है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने अटैक कब किया था? 1301। उस समय यहाँ पे क्या किया गया? साका। साके में क्या क्या दो बातें होती है? जौहर करती है महिलाएं, महिलाओं को लीड कर रही थी हमीर की रानी। इसका नाम क्या था? केसरिया करते हैं पुरुष, और पुरुषों को लीड कर रहा था हमीर। और ये अपने राजस्थान का पहला साका। कैसा साका? जिसकी जानकारी कौन देता है? अपनी कौन सी पुस्तक में? जिसका एक और नाम क्या है? ये फारसी भाषा की बुक है। कौन सी भाषा की बुक है? मैंने बताया था मुसलमानों के आने के बाद की जो अपनी भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी। तो फारसी भाषा की बुक है, इसलिए फारसी भाषा में जौहर की पहली जानकारी देने वाला यदि कोई बंदा है तो वो कौन है? इससे पहले फारसी के अंदर जौहर की जानकारियां पहले बड़ी बात लिखो। रणमल तथा रतिपाल ने हमीर से विश्वासघात किया। रणमल एंड रतिपाल बीट्रेड हमीर। रणमल तथा रतिपाल ने हमीर से विश्वासघात किया। रणमल एंड रतिपाल बीट्रेड हमीर। रणमल तथा रतिपाल ने हमीर से विश्वासघात किया। रणमल एंड रतिपाल बीट्रेड हमीर। लाइन चेंज करके लिखो। 1301 ईस्वी में इन 1301 एडी 1301 ईस्वी में इन 1301 एडी रणथंभोर में साका किया गया। साका वॉज हैपेंड इन रणथंभोर। रणथंभोर में साका किया गया। साका वॉज हैपेंड इन रणथंभोर। यह राजस्थान का पहला साका था। इट वॉज फर्स्ट साका ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला साका था। इट वॉज फर्स्ट साका ऑफ राजस्थान। लाइन चेंज करिए लिखो। हमीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया। हमीर क्वीन रंग देवी कमिटेड जौहर। हमीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया। हमीर क्वीन रंग देवी कमिटेड जौहर। हमीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया। हमीर क्वीन रंग देवी कमिटेड जौहर। तथा हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया। एंड केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ हमीर। एंड केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ हमीर। तथा हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया। अमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया। लाइन चेंज करिए लिखो। अमीर खुसरो ने इस जौहर की जानकारी दी है। अमीर खुसरो ने इस जौहर की जानकारी दी है। अमीर खुसरो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जौहर। अमीर खुसरो ने इस जौहर की जानकारी दी है। अमीर खुसरो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जौहर। यह फारसी भाषा में जौहर की पहली जानकारी है। यह फारसी भाषा में जौहर की पहली जानकारी है। इट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट जौहर इन पर्शियन लैंग्वेज। यह फारसी भाषा में जौहर की पहली जानकारी है। इट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट जौहर इन पर्शियन लैंग्वेज। यह फारसी भाषा में जौहर की पहली जानकारी है। इट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट जौहर इन पर्शियन लैंग्वेज। नीचे लिख लो अमीर खुसरो की पुस्तक बराबर खजाइन उल फुतूह है। क्वेश्चन लिख लो तारीख ए अलाई। बुक ऑफ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पुस्तक बुक ऑफ अमीर खुसरो बराबर लिखना खजाइन उल फुतूह और उसके कोष्टक में लिख लो तारीख ए अलाई। और फारसी नाम हमेशा मन ही मन बोल के लिखा करें तब याद होंगे। क्या नाम है बोलो देखे? खजाइन उल फुतूह या इसी का एक नाम और क्या है? तारीख ए अलाई। क्या नाम बुक का? खजाइन उल फुतूह है या इसी का एक नाम और क्या है? तो अब अमीर खुसरो की दो किताबें याद कर ली हमने, बताओ कौन कौन सी? मिफ्ताह उल फुतूह है और खजाइन उल फुतूह। जिसमें जलालुद्दीन के आक्रमण है वो किताब कौन सी है? मिफ्ताह उल फुतूह है। जिसमें अलाउद्दीन के आक्रमण है वो किताब कौन सी है? खजाइन उल फुतूह। इसीलिए उसका एक नाम और पड़ गया तारीख ए अलाई। अलाई का मतलब अलाउद्दीन, तारीख का मतलब इतिहास। तो अलाउद्दीन का इतिहास कौन सी किताब में? तो कौन सी किताब में? खजाइन उल फुतूह। क्या नाम है? हसन निजामी वाली बुक बोलो, ताज उल मासिर। वो याद होगी ना? वो नाम यूं नहीं लगता ना आपको, अटपटा सा पहले दिन लगा था, अब लगता है ताजुल मासिर। हसन निजामी, हसन निजामी, ताज। दो एक दिन इनको बोल के देखो। अमीर खुसरो, मिफ्ताह उल फुतूह, अमीर खुसरो, खजाइन उल मिफ्ताह उल फुतूह, अमीर खुसरो, खजाइन उल फुतूह, अमीर खजाइन उल फुतूह का एक नाम और क्या? तारीख है याद रखेगा। लाइन चेंज करके लिखो। अलाउद्दीन ने रणथंभोर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड रणथंभोर।
अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड रणथंभौर। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड रणथंभौर तथा इसे उलूग खान को सौंप दिया एंड हैंडेड ओवर इट टू उलूग खान। तथा इसे उलूग खान को सौंप दिया एंड हैंडेड ओवर इट टू उलूग खान। तथा इसे उलूग खान को सौंप दिया एंड हैंडेड ओवर इट। तो कौन सा सेनापति लड़ता हुआ मारा गया था? नुसरत खान। कौन से सेनापति को किला सौंपा गया? उलूग खान। किसको सौंपा गया? उलूग खान। किसको सौंप दिया गया? तो अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। सुनना पहले मेरी बात, बाद में लिखेंगे। आज जो कुफ्र का घर है वो किसका घर हो गया? इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का मतलब होता है मूर्ति पूजा करना। कुफ्र का मतलब क्या होता है? मूर्ति पूजा करना। मूर्ति पूजा करने कुफ्र कहा जाता है। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं थी और वो कहते थे कि हम और किसी को भी मूर्ति पूजा नहीं करना, इसलिए जहां कहीं गए वहां पे मंदिर तोड़े, वहां की मूर्तियां तोड़ी गई कि कुफ्र नहीं किया जा सकता। आपको इस्लाम को मानना पड़ेगा, कुफ्र को नहीं मान सकते। कुफ्र का मतलब क्या होता है? मूर्ति पूजा। वे लोग जो कुफ्र करते हैं, मतलब वे लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनको बोलते हैं काफिर। क्या बोलते हैं? तो मूर्ति पूजा तो क्या होगी? कुफ्र। और मूर्ति पूजने वाले कौन हो गए? वही बात समझे। तो अमीर खुसरो कहता है कि आज दिन तक ये जो घर था इसमें मूर्ति पूजा होती थी, ये किसका घर था? कुफ्र का। लेकिन अब जब हमारा कब्जा हो गया, इसमें मूर्ति पूजा नहीं होगी, तो अब ये किसका घर बन गया? तो कौन कहता है कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया? ऐसा वो कौन से किले के बारे में कहता है? क्या कहता है? आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। याद रह जाएगी बात। देखो, अमीर खुसरो ने कहा था कि, अमीर खुसरो सेड दैट, अमीर खुसरो ने कहा था कि, अमीर खुसरो सेड दैट, इनवाइटेड को नाम लिखना, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। टुडे हाउस ऑफ कुफ्र हैज बीन चेंज्ड इन हाउस ऑफ इस्लाम। आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। टुडे हाउस ऑफ कुफ्र हैज बीन चेंज्ड इन हाउस ऑफ इस्लाम। किसमें बदल गया? इस्लाम के घर में। हैज बीन चेंज्ड इन हाउस ऑफ इस्लाम। आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। किसने कहा ऐसा? अमीर खुसरो। कौन कहता है? अब और बात सुनो। देखो, ये जब सारी प्रक्रिया संपन्न हुई यहां पे कि अमीर रंग देवी सब लड़ते हुए यहां पे मारे जाते हैं, अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफ्र का घर क्या हो गया? तो रतिपाल और रणमल गए दोनों अलाउद्दीन के पास कि हमें राजा बना दे। अलाउद्दीन ने दोनों को मार दिया। अलाउद्दीन ने कहा जो अपने राजा के नहीं हो सकते वो मेरे भी। कहते मोहम्मद शाह को जिंदा पकड़ा गया था। ये मोहम्मद शाह के अबरू है, तो मोहम्मद शाह को जिंदा पकड़ के अलाउद्दीन के सामने लेके गए। अलाउद्दीन ने कहा कि मोहम्मद शाह बता क्या तेरी अंतिम इच्छा है? मरते हुए आदमी से अंतिम इच्छा पूछी जाती है। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? क्या सलूक किया जाए तेरे साथ? मारूंगा तो पक्का, तुम दूसरे बता दे क्या करना है। तो उसने कहा मेरी दो इच्छा है, दोनों बता, दोनों पूरी करेंगे। एक तो यदि मेरे हाथ खोल दिए जाए तो मैं तेरे को मारना चाहता हूं। अलाउद्दीन ने कहा नेक्स्ट, दूसरी बता। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसने कहा हमीर के परिवार का यदि कोई बंदा जिंदा है तो मैं वापस हमीर के राज सिंहासन पर उसे बिठाना चाहता हूं। अलाउद्दीन कहा मोहम्मद शाह तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे राजी होना चाहिए इस बात पे कि जो किला अब तक काफिरों के पास था वो किला अब मुसलमानों के पास है, जो किला अब तक हिंदुओं के पास था वो किला अब मेरे पास है। राजस्थान के सबसे अच्छे किलों में से एक किले पे मैंने कब्जा किया। राजी हो यार तू? क्या इस कुफ्र का घर इस्लाम का घर हुआ है? और क्या यार तू हमीर तो अपने मजहब का ही नहीं था, दूसरे मजहब का था, और तू अब भी चाहता है कि उसका बेटा यहां पे राज करे। उसने कहा अलाउद्दीन मैं नहीं समझता मजहब बिना मजहब की बातें क्या होती है क्या नहीं होती है, पर तू एक बात देख यार, हमें शरण देने के चक्कर में उनका पूरा परिवार मर गया। वो चाहता तो हमें निकाल सकता था, वो चाहता तो हमें तुझे सौंप सकता था, वो चाहता तो हमें बाहर फेंक के अपने किले के दरवाजे बंद कर लेता, तू हमें लेके निकल जाता यहां से। लेकिन उस आदमी ने मरना पसंद किया था, उस आदमी ने हमें देना पसंद, और वो नहीं, उनके परिवार का बच्चा बच्चा हमें बचाने के लिए कट के मर गए। अब भी यदि हम उसके परिवार के लिए कुछ नहीं करना चाहते तो करते क्या? एहसान फरामोश लोग हैं। अलाउद्दीन का मारो रे, इसका दिमाग खराब हो गया। तो अलाउद्दीन ने उसको भी सल्टा दिया था। ये जब ये बातें हुई थी यहाँ पे कि भाई जौहर करना ही पड़ेगा, जब किले का पानी खराब हो गया था और किले का अनाज खराब हो गया, तो मैंने कहा कि सुबह सुबह सेना ने आगे हमीर को कह दिया था कि भाई अनाज भी खराब और पानी भी खराब है, नहीं तो पानी पी सकते ना अनाज खा सकते, अपने क्या करना पड़ेगा? लड़ाई। तो हमीर चुपचाप अपने घर के अंदर जाके बैठ गया था। हमीर ने कहा रुको मैं थोड़ी देर में बताता हूं क्या करना है। सुबह के 5-6 बजे के आसपास की बात, जब ये बातें पता चल गई, 9-10 बज गए और हमीर अंदर से बाहर ही नहीं आए, चुपचाप अपने रूम के अंदर बैठा हो। उधर बाहर जो सेना थी वो जौहर की, केसरिया की सब तैयारियां कर रही, लेकिन सेना करेगी कब? जब राजा का ऑर्डर मिलेगा, और राजा ऑर्डर दे नहीं रहा था कुछ भी। तो यार क्या हुआ, राजा बाहर क्यों नहीं आ रहा? पर इतनी हिम्मत किसकी होगी जाके राजा को कहे कि ले बाहर आ भाई, बता क्या करना है। तो जाके रानी को कहा कि रानी रंग देवी, हमने तुम्हारे पति को सुबह सुबह आके बता दिया कि ये समस्याएं हैं, और उसके बावजूद हमारी समस्याओं के हल नहीं निकल रहे हैं, तो क्या करना है क्या नहीं करना है तुम बताओ तो सही। और
दिक्कत क्या है? जब पता चल गया कि भाई अब लड़ना ही पड़ेगा तो महिलाओं को जोहर करवाया जाए। हम सारे केसरी कपड़े पहन के तैयार खड़े, हम बाहर लड़ने के लिए चले जाएंगे और दुश्मन को बताते हैं आज कि हम क्या कर सकते हैं। रंग देवी को बड़ा बुरा लगा, उसको लगा कि यार इसका मतलब मेरा पति डरपोक और डर के मारे अंदर बैठा हुआ है। वो गुस्से के अंदर गई, उसने जाते हामिर को डायलॉग सुना दी। उसने अलाउद्दीन से डर लगता है और इस चक्कर में अंदर आके बैठ गए। यदि इतना डर लगता है नपुंसकों की भांति अंदर ही आके बैठना इस प्रकार, तो फिर तुम मत लड़ो, मैं जाके लड़ लूंगी। और तुम तो कह दोगी मैं डरपोक हूं, मैं कायर हूं, मुझे लड़ाई नहीं करनी, तुम यहां बैठे रहना और हम बाहर जाके लड़ लेंगे, मैं सेना का नेतृत्व कर लूंगा। और कल उसने रंग देवी ने कई देर तक डायलॉग सुनाए, हमीर ने कई देर डायलॉग सुने, फिर कहा चिल बेबी चिल, बैठ, ऐसे नहीं करते अपने, बैठ मैं बताता हूं तुझे। और अमीर ने कहा कि तुम सारी महिलाएं जोहर कर लोगी? उसने कहा हाँ हम तैयार हैं, हम सारे पुरुष बाहर केसरिया में लड़ते हुए मारे जाएंगे। उसने कहा हाँ ये करना ही पड़ेगा और दुश्मन देखे तुम्हारे हाथों का आज प्रहार क्या होता है। कहा देवल देगा क्या करेंगे? किसका क्या करेंगे? हमीर की एक बेटी और उस बेटी का नाम क्या? देवल दे कुमारी थी, 15-16 साल की लड़की थी, उसकी शादी की बातें चल रही थी, पर तब तक न तो उसकी सगाई हुई थी ना उसकी शादी हुई थी। और अपने यहां रिवाज था कि ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य हो उनको जोहर नहीं करवाते। उनका बाद में व्यवस्था वैसे क्या करते कि यदि बाहर घेरा पड़ गया और अपने को लगा अपने को जोहर करना पड़ेगा तो किसी रास्ते से उनको बाहर निकालो, मामा बुआ के पास कहीं भेज दो और कह दो भाई तुम बाद में शादी करवा देना, हम तो मर ही रहे हैं सारे। इसलिए उनकी व्यवस्था वैसे की जाती थी। छोटे बच्चे जो हुआ करते वो माँ के साथ आग में बैठ जाते, माँ लेके जल जाया करती उनको, लेकिन बड़ी बच्चियों को नहीं करवाया जाता था। तो अमीर ने रंग देवी का देवल देगा क्या होगा? मैं सुबह सुबह से यह सोच के परेशान हूं कि तुम सारी महिलाएं जब मर जाओगी, हम सारे पुरुष जब मर जाएंगे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं कि देवल दे को किसी भी सूरत में मामा बुआ के पास पहुंचाया जाए। इसका मतलब इसको दुश्मन पक्का उठा के लेके जाएगा। और मैं ये बात इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कि मेरी बेटी को दुश्मन उठा के ले जाएगा तो उसके साथ क्या क्या किया जाएगा। अब रंगदेवी के भी तेवर ढीले हुए हैं, अब रंगदेवी का भी रंग उड़ा और उसे समझ में आया कि यार देवल दे के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो एक राजस्थानी कविता किसी की लाइन है, हमीर कहता है कि इन हाल में तो सुन बीरा हाथ पीला न हो सके, कि इस हालत में तो उसके हाथ पीले भी नहीं, हाथ पीले मतलब शादी करना, इन हाल में तो सुन बीरा हाथ पीला न हो सके, कुंवारी कन्या इतना जोहर सेज ना सोच सके। ये कुंवारी है इसलिए क्या नहीं करवा सकते? जो मैंने मरने री चिंता नहीं, कंवरी री चिंता साल है, मुझे मरने का डर नहीं लगता, मुझे इस कुमारी लड़की जो कुंवारी लड़की इसकी चिंता है। अब वो दोनों पति पत्नी अंदर बैठ के दोनों बैठ के रंगदेवी बाहर नहीं है। ये बात देवल दे को पता चलती है, उस 15-16 साल की राजकुमारी को पता चलती है कि मेरे पिताजी मेरी वजह से कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, मेरा पूरा राज्य इस वजह से पसोपेश की स्थिति के अंदर है कि लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए, क्योंकि यदि लड़ने के लिए जाते हैं तो सारे मरेंगे और मैं यहां पे जिंदा रह जाऊंगी। वो हमीर के पास गई, उसने जाकर कहा कि पिता आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, जब पूरा राज्य लड़ने के लिए तैयार, बेटा आप निर्देश दीजिए और आप लड़िए और मेरी चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूं कि हमारी परिस्थितियां, हमारे सामाजिक मूल्य ये कहते हैं कि मुझे जोहर नहीं करवाया जा सकता, अग्नि में नहीं बिठा सकते, तलवार से काट दो, मार दो, वैसे मार के बाहर निकलिए। जब पूरा परिवार पूरा राज्य आन बान शान की रक्षा के लिए मरने के लिए तैयार बैठा, तो मैं मर जाऊंगी उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। हमीर तलवार उठाता अपनी उस बेटी को मारने के लिए, पर कोई पिता अपनी पुत्री पे सीधा सीधा तलवार तो कैसे चला दे। हमीर गिड़गिड़ा के रोता हुआ गिर जाता है और उस पुत्री को फिर लगता है कि मेरा महाबलशाली पिता जो किसी से घबराता नहीं है, सम्मुख मौत खड़ी है तो भी लड़ने के लिए बाहर जाएगा, आज इस वजह से घबराया हुआ है कि उसकी बेटी के साथ कुछ ना हो जाए। वो किले के ऊपर चढ़ती है, पीछे एक तालाब था उसमें छलांग लगा देती है। वो इनसे पहले ही मर गई थी, वो तालाब के अंदर कूद के सुसाइड कर लेती है। भगवान जाने अपनी किताबों वालों किसने बताया कि जल जोहर होता है। तो अपनी किताबों में बाद में आता है रणथंभौर में क्या किया गया था, मैं लिखवाता नहीं तो स्टूडेंट क्लास में बाहर नहीं निकलने देता, उससे पहले पकड़ता है। सर मुझे लगता है आजकल आपके बुढ़ापा थोड़ा ज्यादा है और मुझे लग रहा है चीजें कम याद रहती है। आप सर एक महत्वपूर्ण फैक्ट खा गए। कौन सा खा गए? अरे सर याद करो आप, मैं ही बताऊंगा, फिर फीस देने का मतलब क्या हुआ। सर रणथंभौर के किले में जल जोहर किया गया था। क्या किया गया था? ऐसा कुछ नहीं होता, जोहर का मतलब ही आग होता है। इसलिए हमेशा आप पढ़ोगे कि जोहर की ज्वाला धधक रही थी, जोहर की, मुझे सिंगल टाइम बताया जाए कहीं पे लिखा हो कि जोहर की लहरें ऊपर नीचे हो रही थी। लिखो देवल दे, हेडिंग डालो देवल दे। देवल दे लिखो, यह हमीर की राजकुमारी थी, शी वॉज प्रिंसेस ऑफ हमीर। यह हमीर की राजकुमारी थी, शी वॉज प्रिंसेस ऑफ हमीर। रणथंभौर किले में वो जो तालाब है उसका नाम है पद्म तालाब। क्या नाम है? लिख लो। इसने पद्म पौंड में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सी कमिटेड सुसाइड बाय डाइविंग इनटू पद्म पौंड। इसने पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सी कमिटेड सुसाइड बाय डाइविंग इनटू पद्म पौंड। कौन से तालाब में कूद के? पद्म तालाब। कहां पे है? रणथंभौर। और उसमें कूद क्या कर लेती है? सुसाइड, आत्महत्या।
चलो आगे लिखो इसके बाद में। हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ हमीर। हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ हमीर। ये तो हमीर ने बुक लिखी थी भाई बहुत अच्छी। इस बुक का तो पक्का याद रखना, 2-3 बार आरपीसी की पूछी हुई है, वापस याद रहे। श्रृंगार हार, किस नाम की बुक लिखी थी? लिख लो, श्रृंगार हार नामक पुस्तक लिखी थी। ही रोट ए बुक नेम्ड श्रृंगार हार। श्रृंगार हार नामक पुस्तक लिखी थी। ही रोट ए बुक नेम्ड श्रृंगार हार। किस नाम से बुक लिखी थी? श्रृंगार हार। सुनो देखो इधर, ये स है, ये क्या है? यदि यहां आप लगाते हैं तो बनता है रे। क्या बनता है? श्रवण कुमार। बोलते हैं ये री है। ये क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार होता है, श्रृंगार होता है। री री बोल रहे हैं अपने, री बोलते हैं तब तो ये, रे बोल रहे हैं तब। दोनों एक साथ कभी नहीं आते। दोनों एक साथ आने का मतलब है स रे री, सर री। तो आप श्रृंगार थोड़ी कहते हो, श्रृंगार ही तो कहते हो। तो या तो ये लगेगा हमेशा या ये लगेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं लगते। आप कहीं दोनों एक साथ लगा देते हो, तो ध्यान रखा करो हमेशा ना कि श्री रे बोलो तब तो ये लगाना, री बोलो तब। तो हमीर की बुक का नाम क्या बताओ देखे? श्रृंगार। अमीर के पिताजी ने कितने साल राज किया? 32 साल। कितने साल? तो इसने 32 खंभों की छतरी बनवाई। कितने खंभों की छतरी? मैंने बताया था हिंदुओं में किसी की डेथ होती तो उनके पीछे छतरियां बनती, तो अपने पिताजी की छतरी बनवाई, पर उस छतरी में पिलर कितने लगवाए? 32। वो 32 ही क्यों है पिलर? 32 साल। कल मैं बता रहा था 32 साल याद रखने, लिखो। रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। ही बिल्ड सेनेटअप ऑफ 32 पिलर्स एट रणथंभौर। रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। ही बिल्ड सेनेटअप ऑफ 32 पिलर्स एट रणथंभौर। रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। He built setup of 32 pillars at रणथंभौर। कोष्टक में लिखो, अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में। अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में। इन मेमोरी ऑफ 32 years regime of his father जैत्र सिंह। इन मेमोरी ऑफ 32 years regime of his father जैत्र सिंह। अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में। अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में। इन मेमोरी ऑफ 32 years regime of his father जैत्र सिंह। जैसे यज्ञ होते थे ना, अश्वमेध यज्ञ, ऐसे अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते। वैसे हमीर ने एक यज्ञ करवाया था, उस यज्ञ का नाम था कोटि यज्ञ। क्या नाम था? कोटि का मतलब ऐसे करोड़ होता है, तो 1 करोड़ आहुतियां टाइप का ऐसा कोई यज्ञ रहा होगा, इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका। और इस यज्ञ को करवाने वाले जो पुरोहित जी थे, उन पुरोहित जी का नाम था विश्वरूप। क्या नाम था? पुरोहित जी जानते हो ना, यज्ञ करवाने वाले जो पंडित जी होते हैं मुख्य, स्वाहा बोलते रहते हैं बार बार, वो जो पुरोहित थे इस यज्ञ के वो कौन थे? विश्वरूप। कौन सा यज्ञ करवाया? लिख लो, इसने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था। इसने किसने? हमीर। ही गॉट परफॉर्म्ड कोटि यज्ञ। इसने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था। ही गॉट परफॉर्म्ड कोटि यज्ञ। इसने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था। ही गॉट परफॉर्म्ड कोटि यज्ञ। कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था। लिख लो नीचे, पुरोहित बराबर विश्वरूप। पृष्ठ इंग्लिश में पृष्ठ, पृष्ठ जो था इसका वो कौन था? विश्वरूप। पृष्ठ कौन है? विश्वरूप। लिखो, दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। एक बंदा है राघव देव, एक बंदा है बीजादित्य। क्या नाम बताओ देखे? राघव देव और बीजा। ये राघव देव जो थे ना, हमीर के गुरु जी थे। क्वेश्चन लिख लो, हमीर के गुरु, गुरु ऑफ हमीर। कोई पूछे भाई हमीर के गुरु कौन थे, तो कौन थे? राघव। तो दरबार में रहते इसके। अब कल जैसे हमने पढ़ा था पृथ्वीराज का मूल्यांकन, आज लिख लो हमीर का मूल्यांकन। इवोल्यूशन ऑफ हमीर, हमीर का मूल्यांकन।
जैसे कल हमने पृथ्वीराज पे पढ़ा कि उस पर 2 आरोप लगाए जाते हैं। क्या क्या 2 आरोप पढ़े थे बताओ जगह? अपरिपक्व सेनापति और अदूरदर्शी। वैसे हमीर पे भी 2 आरोप लगते हैं। हमीर पे एक आरोप तो लगता है कि यार इस आदमी ने टैक्स बढ़ा दिए जनता पे। क्या बढ़ा दिए थे? टैक्स जो है वो बढ़ा दिए थे। एक आरोप ये लगता है कि यार फालतू में सनी देओल बन गया, हट के लिए लड़ाई कर ली इसने। किसके लिए लड़ाई कर ली? हट मतलब जिद, है ना, जिद के लिए लड़ाई कर ली। क्या जरूरत थी? क्यों देना आपको मोहम्मद शाह के अबरू को शरण? क्या लगते हैं मोहम्मद शाह के अबरू आपके? और फालतू में उनको शरण देके और उनके चक्कर के अंदर आप अपने पूरे राज्य को मरवा गए। आप खुद मर गए, आपके राज्य पे दुश्मनों का कब्जा हो गया। वरना कहते थे कि भाई मोहम्मद शाह के अबरू से मेरा कोई भी लेना देना नहीं, और दे दी शरण तो वापस सौंप देते। क्या फर्क पड़ रहा है उससे? और यदि वापस सौंप देते तो अपने को भी बचा सकता था, अपने राज्य को भी बचा सकता था। तो क्या क्या 2 आरोप लगाए जाते हैं? कर बढ़ाने और किसके लिए लड़ाई करने का? लिखो, हमीर पर कर बढ़ाने तथा हट के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया जाता है। हमीर इज ब्लेम्ड फॉर राइजिंग टैक्सेस एंड वेजिंग ए वॉर फॉर हिज स्टबर्न एटीट्यूड। हमीर पर कर बढ़ाने तथा हट के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया जाता है। हमीर इज ब्लेम्ड फॉर राइजिंग टैक्सेस एंड वेजिंग ए वॉर फॉर हिज स्टबर्न एटीट्यूड एंड वेजिंग ए वॉर फॉर हिज स्टबर्न एटीट्यूड। हमीर पर कर बढ़ाने तथा हट के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया जाता है। वेजिंग ए वॉर फॉर हिज स्टबर्न एटीट्यूड। लेकिन उसे इन आरोपों से मुक्त किया जा सकता है, बट ही कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम दीज एलिगेशंस, फ्रॉम दीज चार्जेस। लेकिन उसे इन आरोपों से मुक्त किया जा सकता है, बट ही कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम दीज चार्जेस। लेकिन उसे इन आरोपों से मुक्त किया जा सकता है, बट ही कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम दीज चार्जेस। अब सुना देखो, पहला चार्ज क्या उस पे? तो हम कहते हैं कर उस टाइम बढ़ाए गए थे जब युद्ध चल रहा था, और युद्ध में ज्यादा धन की आवश्यकता होती है कम धन की? क्या अमीर ने कर बढ़ाए थे? कोई बात नहीं, कर तो बढ़ाए थे, ये बात तो हम स्वीकार करते हैं। पर कर कब बढ़ाए गए? जब क्या चल रहा था? युद्ध। और युद्ध में हमेशा क्या होती है? अधिक धन की आवश्यकता। और दुनिया में प्रत्येक राजा ने युद्ध के टाइम कर बढ़ाया है। ये बहुत कॉमन से प्रैक्टिस हुआ करती थी कि युद्ध के टाइम कर बढ़ाया करते थे। अब यदि हमीर इस मामले में दोषी है, फिर तो दुनिया का हर आदमी दोषी है। दुनिया के हर राजा ने कर बढ़ाए तो उनको भी दोषी माना जाए। अच्छा, फिर ये मान लिया जाए कि हमीर ने आज युद्ध के टाइम तो बढ़ाए, तो उससे पहले भी बढ़ा दिया करता था वो, तो इससे पहले कभी भी हमीर ने कर नहीं बढ़ाए। तो एक बार कर बढ़ाए, वो भी युद्ध के टाइम बढ़ाए, क्योंकि युद्ध में अधिक धन की आवश्यकता होती है, ऐसा सभी राजाओं द्वारा किया जाता था। वैसा हमीर ने भी कर लिया, इसका मतलब कोई गलती तो नहीं। लाइन छोड़ के लिखो, कर युद्ध के समय बढ़ाए गए थे। टैक्सेस वर रेज्ड ड्यूरिंग वॉर। कर युद्ध के समय बढ़ाए गए थे। टैक्सेस वर रेज्ड ड्यूरिंग वॉर। टैक्सेस वर रेज्ड ड्यूरिंग वॉर। कर युद्ध के समय बढ़ाए गए थे क्योंकि अधिक धन की आवश्यकता थी, बिकॉज मोर मनी वॉज नीडेड। क्योंकि अधिक धन की आवश्यकता थी, बिकॉज मोर मनी वॉज नीडेड। नहीं लिख पाए? कहां रह गए बीच में? ड्यूरिंग वॉर। ड्यूरिंग वॉर, क्योंकि अधिक धन की आवश्यकता थी, बिकॉज मोर मनी वॉज नीडेड। क्योंकि अधिक धन की आवश्यकता थी, बिकॉज मोर मनी वॉज नीडेड। तथा ऐसा सभी राजाओं द्वारा किया जाता था, एंड इट वॉज ए कॉमन प्रैक्टिस एमंग ऑल किंग्स। तथा ऐसा सभी राजाओं द्वारा किया जाता था, एंड इट वॉज ए कॉमन प्रैक्टिस एमंग ऑल किंग्स। तथा ऐसा सभी राजाओं द्वारा किया जाता था, एंड इट वॉज ए कॉमन प्रैक्टिस एमंग ऑल किंग्स। तथा हमीर ने इससे पहले कभी भी कर नहीं बढ़ाए थे। तथा हमीर ने इससे पहले कभी भी कर नहीं बढ़ाए थे। एंड हमीर नेवर रेज्ड टैक्स बिफोर इट। एंड हमीर नेवर रेज्ड टैक्सेस बिफोर इट। तथा हमीर ने इससे पहले कभी भी कर नहीं बढ़ाए थे। एंड हमीर नेवर रेज्ड टैक्सेस बिफोर इट। दूसरी बात क्या है कि उसने किसके लिए लड़ाई की? हम कहते साहब हट के लिए नहीं की, उन्हें शरणागत की रक्षा के लिए की। किसके लिए की थी? और शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का अपने पुराणों की कहानी है कि किसी टाइम एक राजा हुए अपनी धरती पर, जिन राजा का नाम था शिवी। क्या नाम था? राजा शिवी हुए किसी टाइम के अंदर। राजा शिवी एक दिन अपने दरबार में बैठे हुए थे, और दरबार में जब बैठे हुए थे अचानक एक कबूतर उनके पैरों में आकर गिरता है। लहूलुहान खून में लथपथ एक कबूतर, और राजा शिवी ने जल्दी से उसको अपने हाथ में उठाया, छटपटा रहा था, उसे पानी पिलाया। इतने में उस कबूतर के पीछे पीछे लगभग झपट्टा मारता हुआ सा बाज आया, और बाज ने आके कहा कि राजा शिवी, ये कबूतर मेरा भोजन है। मैंने इस कबूतर पे झपट्टा मारा था, लेकिन मेरे चंगुल से निकल के ही तुम्हारे पैरों के अंदर आके गिर गया। राजा शिवी, मुझे मेरा भोजन वापस दीजिए। राजा शिवी ने कहा कि नहीं, शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, और ये मेरे पैरों में आकर गिरा, इसलिए कबूतर मैं तुझे बाज सौंप नहीं सकता। बाज ने कहा कि राजन, तुम्हारी बात सही है कि शरणागत की रक्षा की जानी चाहिए, पर मेरे को भी तो भोजन चाहिए, और मेरा भोजन तो कबूतर ही है। और यदि इस प्रकार तुम कबूतरों को बचाने लग गए तो फिर मैं क्या खाऊंगा? मैं भूखा मर जाऊंगा। क्या मैं तुम्हारी प्रजा नहीं हूं? क्या किसी प्रजा को पूरा भोजन मिले ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है?
राजा शिवी ने कहा, यह भी सही है, पर तुझे भोजन चाहिए, ये कबूतर ही क्यों चाहिए? यदि कबूतर के बराबर का मांस दे दूं मैं तुझे तो तेरी भूख तो मिट जाएगी। बाज ने कहा कि हाँ ये बात ठीक है, यदि तुम कबूतर के बराबर वजन का मुझे मांस दे देते हो तो मैं वो मांस खा लूंगा। राजा शिवी ने सोचा कि मैं एक कबूतर को बचाने के लिए दूसरे जीव को क्यों मारूं, जब मुझे मांस ही देना मैं मेरा दूं, जब शरणागत की रक्षा मैं कर रहा हूं तो मांस मेरा लिया जाए। और कहते तराजू मंगाया गया और तराजू मंगा के कहा गया एक तरफ भाई कबूतर रखो और इस साइड में राजा शिवी ने कहा मेरा मांस रख दो। हाथ का लोथड़ा काटा और काट के उधर रख दिया, लेकिन कबूतर ऊंचा होने का नाम नहीं ले। तो राजा शिवी ने कहा पेड़ का काट लो, पेड़ का काट के उधर रख दिया, तो भी कबूतर ऊंचा ना, सब इधर से और काट लो थोड़ा, अब भी कबूतर ऊंचा ना। फाइनली राजा शिवी खुद जब तराजू के अंदर बैठे तब कबूतर बराबर है। राजा शिवी ने बाज को कहा कि बाज मैं प्रस्तुत हूं, तो मुझे खा सकते हो लेकिन कबूतर नहीं दिया जाएगा तुम्हें। बाज ने कहा कि राजन दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, और तुम कबूतर के बदले में अपने को मरवाने के लिए तैयार बैठे हो, इससे अच्छा तुम कबूतर दे दो। उसने कहा नहीं, आज यदि मैंने कबूतर सौंप दिया ये गलत एग्जाम्पल सेट होगा कि शरणागत की रक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि मर के भी इस एग्जाम्पल को सेट किया जाता है कि शरणागत की रक्षा की जानी चाहिए, तो बाज तुम खाओ मुझे, और तुम अब चिंता मत करो, मुझे जो चाहिए निर्णय करना वो मैं निर्णय कर चुका हूं। अपनी कहानी का क्लाइमेक्स ये अंत ये है कि बाज भगवान विष्णु बनते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि राजा मैं केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, मैं देखने आया था कि एक राजा के जो गुण होते हैं, एक क्षत्रिय के जो कर्तव्य होते हैं, उसे शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, तुम करते हो या नहीं करते हो। राजा तुम मेरी परीक्षा में पास हुए। भले ये कहानी है, भले ये एग्जाम्पल है, लेकिन ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एग्जाम्पल सेट किए गए इस प्रकार के, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इस बात को देखे कि जब कबूतर के लिए जान दी जा सकती है तो मोहम्मद सर के अबरू तो मिनक है। तो शरणागत की रक्षा करना बेहद जरूरी है और भारतीय संस्कृति अभी तक पालन करती है। हमने दलाई लामा को पिछले 60 साल से बिठा के रखा हुआ है। हमारा और चीन का पंगा केवल इस बात के लिए है कि दलाई लामा हमारे देश में है। तिब्बत एक देश था, भारत और चाइना के बीच में एक देश था तिब्बत, और तिब्बत पे चाइना ने कब्जा कर लिया। जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया तो तिब्बत का जो राजा है वो तिब्बत का राजा भी होता था, तिब्बत का धर्म गुरु भी हुआ करता था। उसकी पोस्ट होती है, उस पोस्ट को बोलते हैं दलाई लामा। क्या बोलते हैं? नाम नहीं है, पोस्ट है, उस पोस्ट को क्या बोलते हैं? दलाई। और उस टाइम जो वहां का राजा मतलब वहां का जो दलाई लामा है वो भाग के इंडिया आ गया और हमने उसको तब शरण दी है। 60-70 साल बीत गए, आज भी वो हमारे देश के अंदर बैठा है। चाइना केवल इस बात पर हमसे नाराज है कि हमने दलाई लामा को क्यों बिठा रखा है, पर हमने कहा ये शरणागत है और शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। चाइना ने इस बात पे नाराज होकर हम पे हमला कर दिया, हमसे अरुणाचल का हिस्सा छीन लिया, वो लद्दाख के अंदर घुसने की धमकियां देता है, पर हम दलाई लामा को नहीं सौंप रहे। दलाई लामा यहां पर रहेगा, वरना हम गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे कि हम शरणागतों की रक्षा नहीं कर पाते। हमारे पास राजा शिवी के, राजा हमीर के सैकड़ों उदाहरण पड़े कि हम मर गए थे लेकिन हमने अपने शरणागतों को कभी भी सौंपा नहीं था। तो ये कहानियां बताती है कि भाई हज के लिए लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई किसकी लड़ रहा था? शरणागत की रक्षा। देखो, शरणागत की रक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ असाइलम सीकर। शरणागत की रक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ असाइलम सीकर, प्रोटेक्शन ऑफ असाइलम सीकर, शरणागत की रक्षा करना उस समय की भारतीय संस्कृति का आदर्श था। वो आइडियल ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। उस समय की भारतीय संस्कृति का आदर्श था, वो आइडियल ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा, वो आइडियल ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। उस समय की भारतीय संस्कृति का आदर्श था, वो आइडियल ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। तथा हमीर भी अपने इसी आदर्श का पालन कर रहा था, एंड हमीर वाज फॉलोइंग दिस आइडियल ओनली। तथा हमीर भी अपने इसी आदर्श का पालन कर रहा था, एंड हमीर वाज फॉलोइंग दिस आइडियल ओनली। तथा हमीर भी अपने इसी आदर्श का पालन कर रहा था, एंड हमीर वाज फॉलोइंग दिस आइडियल ओनली। लाइन चेंज करके लिखो। उसकी बहादुरी, हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी, हिज ब्रेवरी तथा शरणागत की रक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने की भावना, तथा शरणागत की रक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने की भावना, एंड एक्सट्रीम सैक्रिफाइस फॉर असाइलम सीकर, एंड एक्सट्रीम सैक्रिफाइस फॉर असाइलम सीकर। शरणागत की रक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने की भावना, एंड एक्सट्रीम सैक्रिफाइस फॉर असाइलम सीकर। शरणागत की रक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने की भावना न केवल अविस्मरणीय है, वर नॉट ओनली अनफॉरगेटेबल। न केवल अविस्मरणीय है, वर नॉट ओनली अनफॉरगेटेबल। न केवल अविस्मरणीय है, वर नॉट ओनली अनफॉरगेटेबल, बल्कि उसे प्रथम पंक्ति में खड़ा कर देती है, बट ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। बल्कि उसे प्रथम पंक्ति में खड़ा कर देती है, बट ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। बल्कि उसे प्रथम पंक्ति में खड़ा कर देती है, बट ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। वर नॉट ओनली अनफॉरगेटेबल बट ऑल्सो आउटस्टैंडिंग, बल्कि उसे प्रथम पंक्ति में खड़ा कर देती है। लाइन चेंज कर लिखो। हमीर के बारे में ठीक ही कहा जाता है, इट इज राइटली सेड अबाउट हमीर। हमीर के बारे में ठीक ही कहा जाता है, इट इज राइटली सेड अबाउट हमीर। हमीर के बारे में ठीक ही कहा जाता है,
इट इज राइटली सेड अबाउट हमीर। मैं चेक दोहा लिख रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, आप इंग्लिश वाले हिंदी में उतारना, पेपर में आए तो भी हिंदी में लिखे आना। उतार लीजिए, फिर मैं तो बता दूंगा इसको। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। बोलो देखिए एक बार वापस बोलो इसको, क्या लिखा? सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हठ। एक एक पंक्ति लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा? सिंह गमन। क्या लिखा हुआ? सिंह मतलब शेर, गमन मतलब जाना। गमन मतलब शेर एक बार जिस रास्ते का चुनाव कर लेता है उस रास्ते से भटकता नहीं, उसी रास्ते पे चलता है। एक बार जिस रास्ते का चुनाव कर लेगा उस रास्ते से भटकेगा, उसी रास्ते के ऊपर रहेगा हमेशा। तो शेर के लिए यूं कहा जाता है, भाई आप शेर इधर से आ रहे हैं, आप सामने से आ रहे हो, आपने शेर को देख लिया, आपने रास्ता चेंज कर लिया, शेर आपके पीछे नहीं आएगा। कि वो अपना ही समझता है कि तेरी इतनी औकात की तेरे पीछे पीछे हूं, वो अपने दुनिया में उसी रास्ते पे चलेगा। वो देखेगा आप सामने आ रहे हो उसके, वो आपकी तरफ देखेगा, आपने यदि रास्ता चेंज कर लिया वो देखेगा भी नहीं है आपकी तरफ। वो इतना ही चाहता है कि हट साइड से, मैं आ रहा था तू बीच के अंदर कैसे आया। इसलिए रणथंभौर में, सरिस्का में, अपने जहां भी ये शेर है, टाइगर है, यहां पे जो कांस्टेबल ड्यूटी देते हैं उनसे कभी पूछना क्या तुम रात को ड्यूटी देते हो जंगल के अंदर, क्या हथियार रखते हो? तो कहेंगे डंडा। क्या होता पास में? और डंडा केवल, और सामने से शेर आ जाए तो या तो फिर वो जोक वाली बात है कि अचानक जंगल में तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? फिर जो करना है वो शेर करेगा, मत क्या ही करूंगा मेरे हाथ में तो क्या ही बचा। पर उन जब कांस्टेबल से आप पूछो कि अचानक शेर आ जाए तो रास्ता चेंज, तो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। और जंगल का राजा है और तुम्हारे लिए रास्ते चेंज नहीं करता। आपने शेर तभी आप पे आक्रमण करता है जब आप उसके डेंजर जोन में आते हो, जब उसको लगता है कि मेरे से इतना दूर रहना चाहिए। वो दूरी यदि आपने क्रॉस की तो मार देगा, यदि वो दूरी क्रॉस नहीं की वो कुछ नहीं कहेगा आपको। आप आराम से उसके आसपास घूमो बोले। इसलिए आप गिर वाले जंगल में देखा करो, कभी गुजरात में जंगल है गिर, और उसके सारे फोटो वोटो देख लो। सड़क के बीचों बीच आराम से सो रहा है, फोटो खींच रही है जनता आसपास से, कोई लोड ही नहीं है, उल्टे पोज दे रहा है, इधर से ले, इधर से थोड़ा कैंडिड पिक ले, इधर से मैं हैंडसम ज्यादा लगता हूं। कोई दूर दूर तक लोड नहीं लेता है। उसके डेंजर जोन में मत जाइए आप। इसलिए जो गाइड वगैरह होते हैं वहां पर वो बताते रहते हैं इतनी दूर आप रुक सकते हो। और एक तो बहुत अच्छा सा किस्सा ही है 2012 का। अच्छा तो क्या बुरा किस्सा है कि 2012 के आसपास जब मोदी जी अपने गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तब गुजरात के कोई वन मंत्री थे और उनका सारा फोटोग्राफी करता था, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। जिसका जीजा ही मंत्री हो, सारा तो कुछ भी कर सकता है बाद में। उसने कहा जीजा जी भाई मुझे ये फोटो लेने वाइल्ड लाइफ के, शेरों के, शेरनी के, बच्चों के फोटो लेने। जीजा जी ने वन मंत्रालय में फोन किया, भाई मेरे साला जी आएंगे और जितनी फोटो लेने चाहिए व्यवस्था करो। आगे रेंजर ने आगे फोन किया, सब कांस्टेबल वॉन्स्टेबल सब दुरुस्त। आज भाई तुम्हारा और कोई काम नहीं आ रहा है, आज एक ही काम है कि साला बाबू आएंगे और उनको खूब सारे फोटो दिलवाने, शेरों को इकट्ठा करके रख लेना तुम सबको। और वो जो कांस्टेबल होते हैं, जानवर ये भी है, जानवर की समझने की क्षमताएं आदमी से मुझे लगता है ज्यादा ही होती है कई मामलों में। इसलिए वो समझता है कि मेरा कौन है और दूसरा कौन है। इसलिए जो रेगुलर वहां पे कांस्टेबल वगैरह रहते हैं वो तो यदि पास भी चले जाए तो भी नहीं खाते, तो वो तो उनको वैसे इकट्ठा करके ले आते हैं। जो भेड़ बकरियों को इकट्ठा करके नहीं लाते, लो लो चलो चलो उधर चलो उधर चलो। तो बेचारे 2-4 कांस्टेबल गए और कांस्टेबल जाके शेरों को इकट्ठा करके लिए आए। शेरों का एक पूरा जोड़ा इकट्ठा कर लिया, शेर है शेर नहीं है, उसके बच्चे उस टाइप से पूरा एकदम इकट्ठा करके लेके आ गए। अब वो वहां पे और फोटो ले उनके, तो कभी इधर से फोटो ले ले, कभी इधर से फोटो ले ले। यूं करते करते वो नजदीक आगे फोटो लेने लगा। नजदीक आया तो कांस्टेबल ने कहा नजदीक मत आओ, जानवर है ये थोड़ी समझता है और ये हमला कर देगा। तो तेरे पे तो नहीं कर रहा, तू पास में खड़ा है, मुझे पहचानता है, मेरी वर्दी पहचानता है, मेरी सुगंध पहचानता है, ये जानता है कि मैं इसको कुछ भी नहीं कहूंगा। आप नए हो, नई सुगंध आएगी जानवर को, जैसे डेंजर जोन में जाओगे मार देगा आपको। तो तब तो एक बार पीछे हट गया। फिर उसने कहा थोड़ा सा बस इधर से एक पोज लेना है। फिर उन्होंने कहा साहब अब देखो ये लिमिट है, इससे आगे आओगे जानवर का भरोसा नहीं है और जानवर मार देगा।
और उसको लगता है कि यार झूठ बोल रहे हैं, खुद तो बेटा आसपास घूमते हैं, खुद तो कभी इसको इधर कर रहे हैं शेर को, कभी इधर कर रहे हैं, इनको तो नहीं खा रहा और मेरे को कैसे खा जाएगा। और उसको लगा अब ये शेर पालतू जैसे हैं, ये नहीं खाएंगे। यूं करता करता वो कैमरा लगे एकदम पास चला गया। जैसे पास जाता है वो, शायद अब तो यूट्यूब से वीडियो हटा दिया होगा, बहुत दुर्दांत वीडियो है, और जैसे पास जाता है वो शेर झपट्टा मारता है उस पर। झपट्टा मार के पहले तो गर्दन अलग फेंकता है, गर्दन ही पकड़ता डायरेक्ट, यहां से जाके गर्दन अलग धड़ अलग, फिर उसके गर्दन को पकड़ता है, अपने मुंह में पकड़ता है, पकड़ के साइड में भागता है और वो गर्दन को निचोड़ता है कई देर तक, फेंकता है उसको साइड में, वापस आता है उस जगह पे, उसका जो धड़ पड़ा होता चीरता है उसको भयंकर तरीके से, पर तब तक उस पर आक्रमण नहीं करता जब तक उसके डेंजर जोन में नहीं गया। सिंह गमन, शेर अपने रास्ते पे चलता रहता है, वो आपके बीच में नहीं आएगा, आप आओगे। शेर के लिए और कहा जाता है कि शेर को यूं पता और चलता है कि किधर से उस पर आक्रमण हो सकता है, किधर से नहीं हो सकता है, इसलिए बहुत कुछ छुप के ही मारा जा सकता है, वरना शेर मरे नहीं जल्दी से। यूं नॉर्मली माना जाता है अपने 4 दिशाओं में देख सकते हैं, भाई मैं आगे देख लूं, इधर देख लूं, इधर देख लूं, पीछे देख लूं। शेर के लिए शेर ऊपर का भी ध्यान रख लेता है, शेर 5 दिशाओं में देख लेता है, इसलिए शेर का पर्यायवाची है पंचानन। क्या बोलते हैं? 5 मस्तक है उसके, वो पंचानन है। और इसलिए कहते हैं कि शेर मान लो भूखा है और शिकार के लिए निकला, यहां से निकल के वहां तक गया, तो उसके ये कभी डाउट नहीं रहेगा कि यार आ तो गई, क्या पता बीच में कोई जानवर रह गया हो, इधर वाली झाड़ियों में देखा नहीं, वापस नहीं आएगा, भूखा मर जाएगा, लेकिन इस रास्ते से वापस नहीं आएगा, अगला रास्ता चेंज करेगा। उसे कॉन्फिडेंस है कि मैं निकला हूं तो जानवर नहीं बचा, मैं निकला हूं तो मेरी नजरों के सामने जो कुछ आया होगा आया होगा। तो सिंह गमन, अगला क्या शब्द है? सतपुरुष वचन, सज्जन आदमी, एक बार जो बात कहता है उसे मुकरता नहीं है। शेर एक बार जिस रास्ते का चुनाव कर ले उस रास्ते से टलता नहीं है। सज्जन आदमी एक बार जो बात बोलते उसे मुकरता, भाई ये नहीं आज मैंने आपको कोई बात बोली, कल कोई बोल दी, परसों कोई बोल दी, थूक के चाटने की प्रवृत्ति सज्जन लोगों में, उन्होंने एक बार एक बात करी, वो जिंदगी भर अटल रहेंगे, ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था। अगला क्या है? कदली फल एक बार, केले के पेड़ पे एक ही बार फल आता है, केले के पेड़ पे जहां एक बार केला लग गया वहां पे दोबारा नहीं लगेगा। शेर एक बार जिस रास्ते से जाता उसका चुनाव दोबारा, सज्जन आदमी एक बार कहने के बाद बात से पलटता, केले के पेड़ पर दोबारा फल। अगला शब्द क्या? तिरिया का मतलब होता है लड़की, तिरिया का मतलब है महिला, इसका मतलब लड़की की शादी एक ही बार होती है, शादी में तेल चढ़ाया जाता है। ये उस समय के सामाजिक मूल्य हैं जब अपने रीमैरिज नहीं हुआ करती, लड़कियों की शादी दोबारा नहीं हुआ करती, तो कहा गया लड़की की शादी एक ही बार होती है, लड़की को तेल एक ही बार चढ़ाया जाता है। और मैं तो कहता हूं आज भी जब रीमैरिज होने लगे, हमारा समाज इनको एक्सेप्ट कर चुका है, समाज अपने नियम बदल चुका है, पहले लड़की की शादी दोबारा नहीं होती, आज दोबारा होने लगी, लेकिन अपनी रीमैरिज में तेल नहीं चढ़ता। अभी कहते हैं सैंपल बाकी के सारे रीति रिवाज हो जाएंगे, तेल चढ़ाने वाली रीति रिवाज अब भी नहीं होती, लड़की के तेल एक ही बार चढ़ाया जाता शादी के टाइम की रस्म है। अगला क्या है? और हमीर जैसी जिद चढ़े न दूसरी बार, ये काम दोबारा नहीं हो पाए कभी। शेर एक बार जिस रास्ते से गया उससे पलट के नहीं आया, सज्जन आदमी एक बार जो बात कहता है उसे टलता नहीं है, केले के पेड़ पर दोबारा फल नहीं आते, लड़के के दोबारा तेल नहीं चढ़ाया जाता, मतलब शादी नहीं होती। और हमीर जैसी जिद ना भूतो ना भविष्य थी, ना तो उससे पहले किसी ने की थी, क्या किस बात की जिद है? शरणागत की रक्षा करने की, ना तो उससे पहले कोई इस प्रकार की कर पाया था, ना उसके बाद कोई इस प्रकार कर पाया। आई बात सुन, बोलो देखे दुआ क्या? सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर। सुन, फिर मैंने बता दिया ये सामाजिक मूल्य है कि आज अपने भले ही कहें कि वो अपने जिद के लिए मर गया था, कट के मर गया था, हट के लिए मर गया था, पर हमें ये बात माननी पड़ेगी कि सामाजिक मूल्य देश काल परिस्थितियों के अलग अलग होते हैं। उस समय का जो समाज था उसके सामाजिक मूल्य अलग थे, आज का जो अपना समाज है उसके सामाजिक मूल्य अलग। इसलिए आज कोई बैठ के कहेगा यार मूर्ख आदमी था, क्यों मरा? अलाउद्दीन के दुश्मन थे, घर से बाहर फेंकता और उनसे लड़ाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पर हमें देखना पड़ेगा कि नहीं साहब वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग। आज इस प्रकार की बातें सोची जा सकती है, उस समय ऐसी बातें नहीं सोचते थे। आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो आप साफ साफ पढ़ेंगे, एक टॉपिक है सामाजिक मूल्य। क्या टॉपिक है? तो उसमें सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं पढ़ेंगे, उनमें एक विशेषता है कि सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। सामाजिक मूल्य क्या होता है? मूवेबल। वो आज अलग है, परसों अलग हो सकते हैं, आगे 10 साल बाद में, 20 साल बाद, 1000 साल बाद में अलग हो सकते हैं। वो देश और काल के अनुरूप होते हैं, जहां जैसा देश है वो उसके अनुसार वहां के क्या होंगे सामाजिक मूल्य। इसलिए हो सकता है भारत के सामाजिक मूल्य अलग हो और यूरोप के सामाजिक मूल्य, अमेरिका के सामाजिक मूल्य अलग हो, अफ्रीका के सामाजिक मूल्य अलग हो। और तो मुझे वो किस्सा याद है 2009-10 के आसपास का, नॉर्वे देश है, नॉर्वे। तो आप कभी देखा करो, ये आते हैं ना कि लिस्ट मानव विकास सूचकांक, दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षा किसके पास की? नॉर्वे। स्वास्थ्य सबसे अच्छा किसका? नॉर्वे। उस लिस्ट में नॉर्वे स्वीडन ही रहते हैं। वो लिस्ट कभी देख लो, मैं तो जब पढ़ा करता याद करनी इस लिस्ट को, यार ये 2-3 तो याद किए हुए हैं। सबसे अच्छे लोग कहां है? नॉर्वे स्वीडन में। पढ़ते कहां पे? नॉर्वे स्वीडन के अंदर। हेल्थ कहां पे? नॉर्वे स्वीडन में। महिलाओं की स्थिति नॉर्वे स्वीडन। थोड़ी थोड़ी सी जनसंख्या, एक एक आदमी को वहां एक एक आदमी जानता है, तो वहां सरकार ध्यान भी रख सकती है सबका। अपने यहां मान का दिन दूना रात चौगना है, किस किस का ध्यान रखें। तो भारत मानव विकास सूचकांक में कहां? 137 अपने नंबर वैसे आते हैं। तो नॉर्वे में एक इंडियन दंपत्ति रहता है, कोई भारतीय पति पत्नी कोई रहा करते वहां पर, उनके बच्चा वहां दोनों पति पत्नी काम करते, किसी अच्छी कंपनी में वहां पर काम करते। वहां छुट्टियां वुट्टियां खूब मिल जाती, अपने हालांकि मैटरनिटी लीव मिलता ही है यहाँ पे, वहां पे थोड़ी और सुविधाएं होती है, और छुट्टियां मिल गई भाई उसको।
छुट्टियां मिल गई तो वो जो भारतीय महिला है वो अपने घर पे ही है, बच्चा हो रखा उसके। उनके पड़ोस में उनके नॉर्वे के कोई दोस्त रहते, तो नॉर्वे वाले दोस्त से और अच्छी दोस्ती थी उनकी। वो जो नॉर्वे वाली महिला थी उसको लगा कि यार मेरे जो पड़ोसन इंडियन रहती है इसके बच्चा, वह मिल के तो हूं, वो हालचाल तो पूछ के हूं। वो बेचारी उनके घर पे मिलने के लिए बच्चा होने के बाद डोरबेल बजाई, नौकरानी घर से बाहर आई तो उसने कहा भाई कहां है तेरी मालकिन, कहां है, मुझे मिलना है। वो अपनी मालकिन के पास गई कि भाई अपनी पड़ोसन आई है नॉर्वे वाली और आपसे मिलना चाहती है। उस इंडियन महिला ने सोचा कि मैं बाहर जाऊंगी उठ के, बच्चा रोने लग जाएगा। उसने कहा बेडरूम में बुला ले, ये बुला लेता ही कर लेंगे, मैं अकेली तो हूं घर पे। तो नॉर्वे वाली अंदर आई, अंदर आकर इधर सामान्य समाचार, मुझे बच्चा बच्चा राजी, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, काम आएंगे। फिर उसने यूं ही पूछा कि तुम नाइट में सोती कहां हो? तो एक रूम था जिस रूम के अंदर एक डबल बेड लगा था, इसमें दोनों माँ बेटे वो सो रहे थे। तो उसने कहा यही बेडरूम यही है, रात को मैं यही सोती हूँ। तो उसने कहा बच्चा? तो बच्चा मेरे साथ ही सोता है, ऑब्वियस सी बात। तुम्हारे हस्बैंड? उसने कहा डबल बेड है, खूब बड़ा है, वो भी इसी पे सो जाता है। उसने कहा अच्छा, बच्चे के लिए अलग बेड नहीं? नहीं तो साथ में सो जाता है, क्या जरूरत है। वो नीचे गई, नीचे जाकर उसने पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया कि मेरे पास में पुअर इंडियन फैमिली रहती है जो अपने बच्चे को अलग से बेड नहीं दे सकती, इसलिए बच्चे के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। 5 मिनट में पुलिस आई, बच्चे को ले गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, इंडियन एमएनसी को दखल देना पड़ा था उसमें। मतलब भारतीय दूतावास, वो बेचारा अच्छी कंपनी में काम करता था, उसने अपने यहाँ विदेश मंत्रालय में बात की, साहब ऐसे में टाबर को ले गए यार वो, और समझाओ यार इनको। उसने बेचारे ने समझाने की कोशिश की कि सर ऐसा नहीं होता है, और हमारी फैमिली वैल्यूज कहती है कि भाई माँ और बेटा साथ में रहेंगे, बेटे को अलग नहीं रखा जा सकता है। और हमारे तो उल्टा, बेटा होने के बाद पापा अलग सोते हैं, बेटा अलग नहीं सोता है। तो इसका बेड थोड़ी लाएंगे, मेरा बेड भले अलग से लेके आ जाओ। पर वो नहीं माने नॉर्वे वाले, उनका यार ऐसा थोड़ी हो सकता है। कोई इंडियन एमएनसी ने कहा कि हमारे साहब सोशल वैल्यूज है, हमारी फैमिली वैल्यूज है, नहीं मानी नॉर्वे गवर्नमेंट। फाइनली वो एक बेड लाए अलग से उस बच्चे के लिए, और नॉर्वे की सरकार को जाकर कि राजकुमार का सिंहासन तैयार है, इसको वापस भेजो। नॉर्वे गवर्नमेंट चेक करने, नॉर्वे की पुलिस के हाँ वाकई बच्चे को जो मानव अधिकार मिलने चाहिए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और तब जाके उन्होंने बच्चा सौंपा। अपने यहाँ पे 9 साल का हो जाता तो दूध पीता है। तो अपने सामाजिक मूल्य अलग है, उनके सामाजिक मूल्य तो वही भाई, हमीर के टाइम के सामाजिक मूल्य अलग, आज के सामाजिक मूल्य अलग। लिखो नाडोल का इतिहास, रणथंबोर हो गया कंप्लीट आपका। नाडोल पाली में एक जगह पड़ती है, नाडोल का इतिहास। एक सिंपल लाइन लिखो, नाडोल में चौहान वंश का शासन था, चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर नाडोल। नाडोल में चौहान वंश का शासन था, चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर नाडोल। कौन से वंश का शासन था? चौहान वंश का। लिखो लक्ष्मण राज। मैं नहीं बताऊंगा कौन है ये, आप जानते हैं इसके बारे में? लक्ष्मण राज। लेकिन 960 ईस्वी में, इन 960 एडी, 960 ईस्वी में, इन 960 एडी, 960 ईस्वी में इसने नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड चौहान स्टेट इन नाडोल। इसने नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड चौहान स्टेट इन नाडोल। इसने नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड चौहान स्टेट इन नाडोल। लिख लो। इसने यहां पर अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। चौहान कुलदेवी कौन सी है? इसने यहां पर अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। यहां पर कहां पर? He built temple of his client deity आशापुरा माता here. He built temple of his client deity आशापुरा माता here. इसने यहां पर अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। He built temple of his client deity आशापुरा माता here. इसने यहां पर अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। किसने? लक्ष्मण राज। याद रहेगा कि नाडोल में चौहान राज्य का संस्थापक कौन? लक्ष्मण राज। नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर कौन बनवाता है? लक्ष्मण राज। और आशापुरा माता चौहानों की कौन है? अगला राजा लिखो, केलन। अगला राजा लिख लो, केलन। इसने एक युद्ध में भाग लिया था, काइंद्रा की लड़ाई में। कौन से युद्ध में भाग लिया था? अब मैं आगे बताऊंगा, परसों पढ़ लेंगे अपने काइंद्रा की लड़ाई क्या, एक बार बस लिख लो केवल। इसने काइंद्रा युद्ध में भाग लिया था। He participated in Battle of काइंद्रा। कहां पड़ता है, क्यों हुआ था, किसके बीच हुआ था, सब बाद में पढ़ेंगे, एक बार नाम याद रखो केवल। इसने काइंद्रा युद्ध में भाग लिया था। He participated in Battle of काइंद्रा। इसने काइंद्रा युद्ध में भाग लिया था। He participated in Battle of काइंद्रा। इसके 2 राजकुमारियां थी। एक राजकुमारी का नाम था गीगा देवी। क्या नाम है राजकुमारी का?
गीगा देवी नाम करके एक राजकुमारी, एक राजकुमारी का नाम है श्रृंगार देवी। क्या नाम बताओ देखिए, एक तो कौन है आपकी और दूसरी कौन है? इन दोनों की शादी आबू के एक राजा के साथ की गई। आबू में परमार वंश के राजा हुआ करते, उस राजा का नाम था धारावर्ष। क्या नाम था? आगे वापस मैं पूछूंगा, धारावर्ष तब याद रह जाएगा। कौन से वंश का राजा धारावर्ष? कहां का राजा? कौन अपनी दो राजकुमारियों की शादी करता है इससे? क्या लेना? राजकुमारियों का नाम क्या क्या लिखो। इसने अपनी दो राजकुमारियों गीगा देवी तथा श्रृंगार देवी का विवाह आबू के परमार राजा धारावर्ष से किया था। He married his two princes, Giga Devi and Sringar Devi, to Abu's Parmar king Dharavarsh. He married his two princes, Giga Devi and Sringar Devi, to Abu's Parmar king Dharavarsh. इसने अपनी दो राजकुमारियों गीगा देवी तथा श्रृंगार देवी का विवाह आबू के परमार राजा धारावर्ष से किया था। He married his two princes, Giga Devi and Sringar Devi, to Abu's Parmar king धारावर्ष, आबू के परमार राजा धारावर्ष से किया था। आबू की कौन से राजा से किया था? धारावर्ष से किया था। क्या क्या नाम बताओ देखिए राजकुमारियों के? गीगा देवी, स्टार लगाना, ये सवाल पूछा हुआ एक बार। धारावर्ष की रानियां गीगा देवी और श्रृंगार देवी कहां की राजकुमारियां थी? तो कहां की राजकुमारियां थी? नाडोल। नाडोल के कौन से राजा की बेटियां थी? वो केलन। कौन से वंश का राजा है? चौहान। केलन कौन से वंश का है? चौहान। इस केलन का एक छोटा भाई था, उसका नाम था कीर्तिपाल। क्या नाम था? ये चला जाता जालोर। कहां चला जाता? इसने कहा भैया आप तो नाडोल संभालो, मैं कहां चला जाता हूं। लिखो, इसका छोटा भाई कीर्तिपाल, हिज यंगर ब्रदर कीर्तिपाल, इसका छोटा भाई कीर्तिपाल जालोर में चौहान राज्य की स्थापना करता है। फाउंडेड चौहान स्टेट इन जालोर। जालोर में चौहान राज्य की स्थापना करता है। फाउंडेड चौहान स्टेट इन जालोर। जालोर में चौहान राज्य की स्थापना करता है। फाउंडेड चौहान स्टेट इन जालोर। कहां पर चौहान राज्य की स्थापना करता है? जालोर के अंदर। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, जालोर का इतिहास। नाडोल इतना ही है, लिखो जालोर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ जालोर। वापस एक लाइन रिपीट करो आपने। जालोर में चौहान वंश का शासन था। चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर जालोर। जालोर में चौहान वंश का शासन था। चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर जालोर। जालोर में चौहान वंश का शासन था। चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर जालोर। कौन से वंश का शासन था? कहां पे? हमने एक दिन पढ़ा था कि जालोर का एक नाम था जाबालीपुर। क्या नाम था? क्योंकि वहां एक ऋषि रहते थे, उन ऋषि का नाम था जाबाली। क्या नाम था? तो ऋषि जाबाली के कारण जालोर को क्या कहा जाता था? लिखो, ऋषि जाबाली के कारण, ड्यू टू सेठ जाबाली, ऋषि जाबाली के कारण, ड्यू टू सेठ जाबाली, जालोर को जाबालीपुर कहा जाता था। जालोर वॉज कॉल्ड एज जाबालीपुर। जालोर को जाबालीपुर कहा जाता था। जालोर वॉज कॉल्ड एज जाबालीपुर। जालोर को जाबालीपुर कहा जाता था। जालोर वॉज कॉल्ड एज जाबालीपुर। क्या कहा जाता था? तो फिर साहब जालोर नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि यहाँ पे जाड़ के पेड़ ज्यादा थे। किसके पेड़ ज्यादा थे? पश्चिमी राजस्थान वाले जो जाड़ जानते होंगे सर, है ना, एक झाड़ीनुमा पौधा होता है, इसके फल लगते हैं, वो बोलते हो पिल्लू। पिल्लू है ना, पूर्वी राजस्थान वाले नहीं जानते होंगे, आपने नहीं देखा होगा। पश्चिमी राजस्थान का एक झाड़ीनुमा पौधा होता है, उसके वो लाल लाल से पिल्लू लगते हैं, जो तापर सार दिन खाते रहते हैं। पश्चिमी राजस्थान का अंगूर, अंगूर तो मिलते नहीं, तो वही मिले बाद में, और तो क्या मिले, ज्यादा खा लो तो कंठ छिल जाते हैं उससे। तो जो पिल्लू वाले जो पौधे होते हैं, वो जो जाड़ का पेड़ होता है, वो ज्यादा थे यहाँ पे। तो जाड़ की लोर है। लोर का मतलब होता है सीमा। क्या मतलब होता है? इसलिए बोलते हैं कान की लोड़ है। कईयों कहते हैं कान की लोड़ बड़ी है, कईयों कहते तो कान की लोड़ छोटी है, मतलब कान की सीमा। किसी की बड़ी लटक रही है ज्यादा नीचे, किसी की छोटी है। तो जाड़ की लोर, जाड़ की सीमा वाला जो इलाका, उसको क्या बोलने लगे? जालोर। क्या बोलने लगे? लिखो, जाल वृक्षों की अधिकता के कारण, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ जाल ट्रीज, जाल वृक्षों की अधिकता के कारण, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ जाल ट्रीज, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ जाल ट्रीज, जाल वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम जालोर पड़ा। इट वॉज नेम्ड एज जालोर। इसका किसका? जालोर का। इसका नाम जालोर पड़ा। इट वॉज नेम्ड एज जालोर। जालोर के अंदर किला था, बहुत पुराने टाइम का किला बना हुआ था। वो किला जिस पहाड़ी पे बना हुआ था, उस पहाड़ी का नाम था सोनगिरी। क्या नाम था पहाड़ी का? सोनगिरी नाम की एक पहाड़ी पर ये किला बना हुआ था। जब चौहानों ने जाकर राज कर लिया यहाँ पे, तो कहा भाई आजकल तो किले में चौहान आ गए। तो कौन से किले में चौहान आ गए? कि सोनगिरी वाले किले में। कौन से किले में? कि सोनगिरी वाले किले में चौहान है। फिर धीरे धीरे कौन से चौहान है? कि सोनगिरी वाले चौहान, सोनगिरी वाले चौहान, कहते कहते नाम पड़ गया सोनगरा। क्या नाम पड़ गया? तो जालोर वाले चौहान कौन से चौहान कहलाते थे?
लिखो, जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जालोर फोर्ट इज लोकेटेड ऑन सोनगिरी हिल। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जालोर फोर्ट इज लोकेटेड ऑन सोनगिरी हिल। कैसे लिखा है मैंने सोनगिरी? जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जालोर फोर्ट इज लोकेटेड ऑन सोनगिरी हिल। अतः जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। अतः जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। सो चौहान्स ऑफ जालोर आर नोन एज सोनगरा चौहान्स। अतः जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। सो चौहान्स ऑफ जालोर आर नोन एज सोनगरा चौहान्स। जालोर के चौहान क्या कहलाए? सोनगरा चौहान कहलाए। देखो इधर सुनना आप बात, दो वर्ड है, देखो ध्यान दिया करो चीजों में। अलग अलग है। ऊपर वाले का मतलब है पहाड़। क्या मतलब है? गिरिराज, भगवान कृष्ण पहाड़ को अंगुली पे घुमा दिया। गिरी, गिरी का मतलब क्या होता है? गिरी क्या लिखा हुआ? फल का टुकड़ा। आम की गिरी, नारियल की गिरी। नारियल के टुकड़े क्यों है? आपने कहते हैं नारियल की गिरी है, वो ये है। तो जब आप ये लिखते हो मतलब सोन का टुकड़ा, जब आप ये लिखते हो तो लिखते हो सोन वाली पहाड़ी। है बात समझ में? तो गिरी का मतलब, इसका मतलब तो क्या होता है? पहाड़। इसका मतलब क्या होता है? फलों के जो टुकड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहते हैं? गिरी। कि आप किसी की मतीरे की गिरी है, नारियल की गिरी है, आम की गिरी है, तो वो टुकड़े अलग होते हैं। तो थोड़ा शब्दों में ध्यान रखा करो। फिर कई बार का स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर इतना काय लोड देते हो, हिस्ट्री है सर, इसमें कौन नंबर काट लेगा? तो हिंदी में कौन सा फिर से लिख दोगे? ये तो है नहीं कि आप कहते हो कि आज मैं लिखूंगा हिस्ट्री इसलिए लिखूंगा गलत, आज लिखूंगा हिंदी इसलिए आज लिखूंगा मैं शुद्ध। ये तो नहीं होता ना। हैबिट तो हैबिट ही रहेगी। तो थोड़ा थोड़ा सुधारेंगे, धीरे धीरे दिमाग में आने लग जाएगी चीज। पहला वादा लिखो, कीर्तिपाल। अभी मैंने कीर्तिपाल का नाम लिखा है एक जगह, बताओ देखिए कहां है ना? कैलन का भाई कीर्तिपाल जालोर चला गया, पढ़ा हमने, वही कीर्तिपाल है। अच्छा, कैलन ने कौन से युद्ध में भाग लिया था? इसने भी लिया था भाई, अपने भैया के साथ ये भी गया था, लिख लो। इसने काइंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ काइंद्रा। इसने काइंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ काइंद्रा। कौन से युद्ध में भाग लिया था? इसने मेवाड़ के एक राजा को हराया था। मेवाड़ के उस राजा का नाम है सामंत सिंह। क्या नाम था? देखो, इसने मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया था। ही डिफीटेड सामंत सिंह ऑफ मेवाड़। इसने मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया था। ही डिफीटेड सामंत सिंह ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया था। ही डिफीटेड सामंत सिंह ऑफ मेवाड़। जालोर पे जब इसने कब्जा किया था ना, तो जालोर में तब परमार वंश हुआ करता, और परमारों का एक राजा था कुंतपाल परमार। क्या नाम है? ये जब जालोर आया था, जालोर का राजा कौन है उस टाइम में? कुंतपाल परमार। इसने इस कुंतपाल परमार को हराया, परमारों का राज जालोर से खत्म कर दिया और जालोर पे कब्जा कर लिया। ये 1181 की बात है। कब की बात है? देखो 1181 ईस्वी में, इन 1181 एडी, 1181 ईस्वी में, इन 1181 एडी इसने कुंतपाल परमार को हराया। ही डिफीटेड कुंतपाल परमार। इसने कुंतपाल परमार को हराया। ही डिफीटेड कुंतपाल परमार। तथा जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की, एंड फाउंडेड चौहान स्टेट इन जालोर। तथा जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की, एंड फाउंडेड चौहान स्टेट इन जालोर। जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की, एंड फाउंडेड चौहान स्टेट इन जालोर। जालोर में एक पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम है सुंधा। कौन सा पहाड़ है? सुनना एक बात है ना, कौन सा पहाड़ है? सुंधा पहाड़ है। माता जी का मंदिर बना हुआ है एक। माता जी है चामुंडा। कौन सी माता जी का मंदिर है? कौन सी माता जी का? कौन से पहाड़ पे? इसलिए माता जी का नाम सुंदा माता हो गया। सुंदा माता नाम की कोई माता नहीं होती है। माता जी कौन सी है? वो चामुंडा। मंदिर कौन सी पहाड़ पे? सुंदा। इसलिए माता जी का नाम क्या हो गया? सुंदा माता ना। तो सुंदा माता ओरिजिनली कौन सी माता जी है वो? तो वहां सुंदा माता वाला जो मंदिर है, वहां पर एक अभिलेख लगा हुआ है, और उस अभिलेख के अंदर इस कीर्तिपाल के लिए लिखा हुआ है राजेश्वर। क्या लिखा हुआ है? जो राजाओं में किसके समान है? ईश्वर के समान है। किसको कहा गया ऐसा? लिखो, सुंदा अभिलेख में, इन सुंदा इंस्क्रिप्शन, सुंदा अभिलेख में, जालोर के अंदर ही है सुंदा अभिलेख में, इन सुंदा इंस्क्रिप्शन, इसे राजेश्वर कहा गया है। ही इज रेफर्ड इज राजेश्वर। राजेश्वर नाम से रेफर किया गया इसको। इसे किसे? कीर्तिपाल। इसे राजेश्वर कहा गया है। ही इज रेफर्ड इज राजेश्वर।
ऐसे राजेश्वर कहा गया, ही इज रेफर्ड एज राजेश्वर। क्या कहा गया इसको? अच्छा, एक बीच में हमने नाम पढ़ा था मोहनोत नैणसी, पढ़ा था? नैणसी ने एक बुक लिखी, इस बुक का नाम है नैणसी ख्यात। क्या नाम बुक का? मैंने बताया भी था कि मोहनोत नैणसी में नैणसी नाम है उसका, बताया था ना कि मोहनोत तो उसकी जाती है। मारवाड़ी में रा रे री मतलब का के की, रा रे री मतलब क्या हो गया? तो आप री की जगह की बोल सकते हो, हिंदी होती तो की होता नैणसी की ख्यात। क्या था नाम का? ऐसी किताबें जो किसी राजा की लोकप्रियता को बढ़ाती है, उसकी ख्याति बताती है, उसकी लोकप्रियता, फेम, पॉपुलैरिटी को बढ़ाती है, उन किताबों को बोलते हैं ख्यात। क्या बोलते हैं? ख्याति बढ़ाने वाली, पॉपुलैरिटी बढ़ाने वाली किताबें कौन सी होती? ख्यात। नैणसी ने ख्यात लिखी, इसलिए नाम क्या हो गया? नैणसी ख्यात। आई बात सुन, है तो जोधपुर वालों की हिस्ट्री। मोहम्मद नैणसी मैंने बताया था जोधपुर का हिस्टोरियन था, पर वही है, किसी भी देश का जब इतिहास लिखोगे तो पास पड़ोस वालों का इतिहास आ जाएगा। जब भारत का इतिहास लिखना हो तो पाकिस्तान की बात नहीं आएगी क्या? मैं कहूं 47 के बाद भारत की हिस्ट्री लिखूंगा तो पाकिस्तान की मुझे 100 बातें लिखनी पड़ेगी, उनके साथ लड़ाइयां हुई, उनके संबंध कैसे थे, चीन की बातें आएगी, नेपाल की आएगी, श्रीलंका की आएगी, अमेरिका की आएगी। तो नैणसी ख्यात है जोधपुर के बारे में, पर बातें जालोर की भी आई। और फिर इस नैणसी ख्यात के अंदर नैणसी लिखता है कि कीर्तिपाल एक महान राजा था। कीर्तिपाल कैसा राजा था? कोई पूछेगा कौन से लेखक ने कीर्तिपाल को एक महान राजा बताया, तो नैणसी। ऐसा वो अपनी कौन सी बुक में बताता है? लिखो, नैणसी ख्यात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैणसी ख्यात, नैणसी ख्यात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैणसी ख्यात, नैणसी ख्यात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैणसी ख्यात, कीर्तिपाल एक महान राजा था। कीर्तिपाल वॉज ए ग्रेट किंग। कीर्तिपाल एक महान राजा था। कीर्तिपाल वॉज ए ग्रेट किंग। कीर्तिपाल एक महान राजा था। चलो बाकी कल पढ़ेंगे, याद करके।